वेलकम बैक। जिसने पार्ट 1 देख लिया है उसने ऑलरेडी अपना 50% काम कर लिया है, क्योंकि हमने टॉप 50 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब नेक्स्ट 50 कंप्लीट करके पूरे के पूरे सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चंस कर देने वाले हैं खत्म इस साल मैथ्स के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो बस ध्यान से ये भी वीडियो पूरी एंड तक देखना। एक बार स्टार्ट कर दिए तो बीच में छोड़ के ब्रेक करके मत जाना और वीडियो खत्म होते ही चले जाना अपने फ्री ऐप पढ़लेक्चर पे, जहां तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स, फ्री वर्कशीट्स जिसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, फ्री क्विज जो टाइम बेस्ड क्विज है, और तो और फ्री सैंपल पेपर्स क्यूरेटेड बाय सीबीएसई एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे। लक्ष्य के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है यार सभी के। तो भैया पहले तो बहुत बहुत बधाई हो 50% पोर्शन कवर करने के लिए पार्ट 1 में, और बधाई इसलिए क्योंकि उसी 50% पोर्शन के साथ तुम लोगों के मैथ्स में भी 50% स्कोर कर चुके हो। तो भैया अब नेक्स्ट 50% पोर्शन हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे, यानी कि इसी वीडियो में कवर करने वाले देखने वाले सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 51 को देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ क्या है, इन द गिवन फिगर, यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है, पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट्स, ये पी ए, ये पी एंड ए both are the tangents and PB also to a circle from the external point P such that PA is equal to 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे PA की लेंथ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी जानते हैं। टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सर्कल के अगर बाहर से दो टेंजेंट्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उन दोनों की जो लेंथ होगी सर्कल से वो इक्वल होगी। तो यहाँ पे ये जो 4 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंख बंद करके इसको 4 सेंटीमीटर मार दो, और यहाँ पे एंगल BAC की लेंथ 135 डिग्री दिया हुआ है, इसकी लेंथ 135 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोगों को पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड AB। अब सोचो जरा सा कि लेंथ AB की कैसे निकलेगी। थोड़ी सी लॉजिक लगाओ, ज्यादा नहीं। तो देखो हम लोगों को ये लेंथ पता करने के लिए ना, ये दो लेंथ दी हुई है, तो थोड़ी सी लॉजिक लगाओ ना तो पता चल जाएगा कि यार एक ट्रायंगल की थर्ड साइड की लेंथ कैसे निकलेगी। तो उसके लिए पहले फाइंड करना होगा हम लोगों को एंगल PAB। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, लीनियर पेयर नाम का एक तुम लोग प्राणी सुने होंगे। लीनियर पेयर किसको कहते हैं, जब दो एंगल्स में यानी कि x प्लस वाई, दो एंगल्स का सम जब 180 डिग्री होता है तो उसको लीनियर पेयर कहते हैं। कैसे, अगर एक लाइन पर अगर कोई लाइन दूसरी पड़ रही है तो उसके दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ का अगर ये 135 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 माइनस 35, 135, ठीक है। तो उसी के साथ अगर ये एंगल आ जाएगा तो ये एंगल कितना आएगा, ये आएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री अगर ये है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। कैसे सोचो थोड़ी सी, कैसे भैया, दो ट्रायंगल मतलब दो साइड्स अगर ट्रायंगल की इक्वल हैं, एडजेसेंट साइड्स, यानी कि ये और ये अगर इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर ये एंगल 45 है, देखो ये अगर एंगल 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी के साथ भैया अगर ये 45 है और ये 45 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये तो फाइंड करने में एक्सपर्ट हुई। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इसको लगा दो, कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो चलो भैया 45 प्लस 45 प्लस x, इसको x ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 180 डिग्री, तो ये अगर 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 90। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो अब हम लोगों को ये लेंथ पता करने में कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी। कैसे पता कर लेंगे, हम लोग फाइंड कर लेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को पता चल जाएगा कॉर्ड AB की लेंथ, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत थी इसमें, नहीं। और यही क्वेश्चन आते हैं अक्सर एग्जाम में, लड़के फंस जाते हैं, लॉजिक नहीं लगा पाते हैं। तो पहले लॉजिक बिल्ड करना सीख लो। और हाँ, अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो, यानी कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के कुछ पोर्शन वो हम लोगों के फर्स्ट पार्ट में है, तो उसको जाओ जल्दी से देख के आओ, तब इसको शुरू करना, ठीक है। जाओ जल्दी जल्दी देख के आओ। चलो देखो यहां सोल्यूशन देख लो, ये PB PA की लेंथ इक्वल हो जाएगी। फिर उसके बाद एंगल BAC की 135 डिग्री, लीनियर पेयर लगाने के बाद हम लोगों को एंगल जो दूसरा वाला है उसके साथ वाला उसका एंगल पता चल जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे ट्रायंगल PAB को पकड़ेंगे, और इस ट्रायंगल PAB में दो साइड्स इक्वल थी। तो ये देखो ये चीज, ये पढ़ो, इन ट्रायंगल इक्वल साइड्स हैविंग अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो यहां से जो सम प्रॉपर्टी लगा देंगे एंगल की, और यहां से हम लोगों को पता चल जाएगा 90 डिग्री। और अगर ये 90 है तो यहां पे इस चीज को पकड़ो, यहाँ पे ये देखो
ये जो ट्राइंगल ये वाला, अब इसमें लगा देना है वो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद फाइनल आंसर तुम लोगों के सामने आ जाएगा 4√2। देख लेना इस चीज को, ठीक है, बढ़िया से वीडियो पॉज करके समझ लो। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 52। रीड करो क्या कह रहा है। इफ अ हेक्सागन ABCDEF सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, तो एक हेक्सागन के अंदर एक सर्किल को रख दिया गया है, तो हम लोगों को प्रूफ करना है क्या, ये AB + CD + EF = BC + DE + FA। और ये प्रूफ करने के लिए देखो, तो सबसे पहले तो यार इस चीज को देख के डर मत जाना कि यार इतना बड़ा फिगर और फिर इतने सारे वर्टिसेस, और कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत आसान है। बस एक चीज पकड़ना है तुम लोगों को, वो है टेंजेंट की प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर तुम लोग को याद होगा टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो देखो अगर ये FQ एक टेंजेंट है और यही सेम टेंजेंट, सॉरी ये सेम टेंजेंट नहीं, अगर इस टेंजेंट को क्रॉस करते हुए दूसरा टेंजेंट FR सर्किल के बॉर्डर से निकल रहा है, तो इन दोनों की लेंथ ये और ये इक्वल हो जाएगी। तो हम लोगों के सामने देखो ये इसके इक्वल हो जाएगी और यही चीज इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो ये इसके इक्वल हो जाएगी, और ऐसे ही सारे एक दूसरे में आपस में इक्वल हो जाएंगे। बट यहां पे हम लोगों को सबको इक्वल नहीं दिखाना है, हम लोगों को दिखाना क्या है, ये चीज ये इसके इक्वल है। तो कैसे होगा, पहले तो तुम लोगों को एक छोटा सा लॉजिक मैं बताता हूं। जैसे कि यहां पे देखो QF = FR है, और यहीं पे ही QF किसके बराबर है, EP के। तो इसको दो इक्वेशन ले लो, एक और इसको दो ले लो, ऐसे ही सब में लगा लो और सबको आपस में ऐड कर देना। चलो सोल्यूशन देखो इसका क्या कह रहा है, सॉल्यूशन देखो यहाँ पे, लेट ABCDEF हेक्सागन, लेट क्या करना है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे सब इको इक्वेशन, सबका एक एक इक्वेशन बना लो। देखो CN का CO के साथ, DO का DP के साथ, EP का EQ के साथ, और FQ का FR के साथ, और सबको ऐड कर दो, सबको यानी कि हर एक एडजेसेंट इक्वेशंस को, मतलब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, और फिर उसके बाद इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर दो, फिर 4 और 5 को ऐड कर दो। तीनों को ऐड करने के बाद हम लोगों को फाइनल एक इक्वेशन मिलेगी ये वाली, और यहीं से थोड़ी सी आगे पीछे कर देना सबको, और फिर तुम लोगों को सिंप्लीफाई करने के बाद फर्दर ये मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए, कितना आसान क्वेश्चन था। बस देख के इसको घबराना नहीं है, कितना बड़ा फिगर आ गया और इतने सारे वर्टिसेस हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार करने बैठो अपने लेवल पे तो बहुत आसान लगेगा। चलो देखो अगला क्वेश्चन कौन सा आप लोगों का, अगला क्वेश्चन हम लोगों का भैया क्वेश्चन नंबर 53, और क्वेश्चन नंबर 53 के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको पढ़ो। 2 टेंजेंट्स, अच्छा तो यहां पे भी 2 टेंजेंट दिया हुआ है। TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ is equal to angle 2OPQ। अच्छा, एंगल PTQ, ये एंगल PTQ ये है, और ये इसका 2 गुना है इस एंगल के। अब ये कैसे प्रूफ होगा, अगर हम लोगों को इस एंगल की लेंथ पता चल जाए, या लेंथ नहीं पता करना है, देखो ये और ये साइड तो इक्वल होगी, हाँ जब ये और ये इक्वल है तो ये बेस एंगल इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, और अगर ये इक्वल हो जाएगा और तो उसके बाद हम लोगों को इसकी लेंथ भी पता चल जाएगी ना। चलो देखो यहां से इसको ऐसे कर लेना, थोड़ी सी अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर पहले। वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। चलो देखो यही जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, जब एंगल तो उसके बाद बेस एंगल भी इक्वल हो जाएगा, वही थोड़ी देर पहले बताया। PT इज टेंजेंट ऑन OP इज रेडियस। नाउ PT इज टेंजेंट और OP रेडियस है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये वाला, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री होगा। यहां पे मैं थोड़ी सी ड्रॉ कर लेता हूं वही सेम इमेज। ये सेंटर है, ये है, और यहां से ये पॉइंट है, और यहां से एक ये पॉइंट है, ठीक है। और थोड़ी सी नेमिंग कर लेते हैं, TPQO, TPQO, हाँ तो देखो, और एंगल OPT ये 90 डिग्री हो जाएगा, हाँ जैसे कि यहाँ पे अभी ये बताया हुआ ना, इसको पढ़ो। और फिर उसके बाद एंगल OPQ प्लस एंगल TPQ 90 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यही हम लोग इक्वेशन 3 बना लेंगे इसको इधर बेच के। और अब ट्रायंगल PTQ की बारी, एंगल ट्रायंगल PTQ, इसको ये वाला जो ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करना है हम लोगों को, इसमें थोड़ी सी वही सब लॉजिक लगाओ बेसिक वाला, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का,
और फिर उसके बाद जो वैल्यूज थी हम लोगों के पास सब पुट करने के बाद फाइनली हम लोगों को ये प्रूफ हो जाएगा कि अच्छा भैया ये इसके 2 गुना है। यार हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा ये, और ये सारे स्टेप्स ध्यान से देख लेना। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54। और ये क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबर इज अ रोम्बस। अब यार इसमें तो ज्यादा कुछ बताना नहीं, ये पूछ रहा है ना कि एक सर्किल के बाहर रोम्बस है और हम लोगों को प्रूफ करना है, मतलब एक पैरेललोग्राम है। अच्छा एक चीज ध्यान देना कि एक पैरेललोग्राम को तुम रोम्बस कह सकते हो, सॉरी रोम्बस को पैरेललोग्राम कह सकते हो, बट एक पैरेललोग्राम को रोम्बस नहीं कह सकते। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को प्रूफ करना है, तो ये और ये साइड इक्वल हो जाएगी और ये साइड इक्वल हो जाएगी, ये साइड इक्वल हो जाएगी, ये साइड इक्वल हो जाएगी, और सबको प्लस कर दो। ठीक है, हम लोग अगर ये प्रूफ कर देंगे कि AD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू DC, तो बस डायरेक्ट हम लोगों का प्रूफ हो जाएगा। और अगर ये यहां से ये अगर AS इज इक्वल टू AP है, हाँ, और ये पैरेललोग्राम है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी। तो देखो ऐसे कर दो, AP प्लस PB इज इक्वल टू DR प्लस RC, और AP को तुम क्या लिख सकते हो, AP को लिख सकते हो AS, और इसको क्या लिख सकते हो, PB को क्या लिख सकते हो, BQ लिख सकते हो। ठीक है, और यहां से DR को क्या लिख सकते हो, SD लिख सकते हो, और RC को लिख सकते हो तुम लोग CQ, और इसी के हिसाब से AS प्लस BQ क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, और यहां से CQ प्लस QC हो जाएगा BC। ठीक है, ये प्रूफ हो गया हम लोगों का पैरेलल रोम्बस। देख लो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो और सॉल्व करना है तो कर लेना साथ में बैठ के। यही सेम प्रॉपर्टी और वही लॉजिक लगाया हुआ है यहाँ पे। DR को एक तरफ रख के, सबको एक तरफ रखने के बाद फाइनल इसने प्रूव कर दिया है, पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इक्वेशन 1 2 3 एबव इक्वेशन, और ये हम लोगों का ऐसे इक्वल हो जाएगा AB इज इक्वल टू BC। देखो इसमें स्टेप्स हैं यार, स्टेप्स कर लो बढ़िया से, क्योंकि क्वेश्चन तुम लोगों को तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन के साथ दिखाना है ना। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, और क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है इसको ध्यान से पढ़ो। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, अच्छा, टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द सेंटर। अब यार इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इसमें प्रूव क्या करना, पहले ये चीज पकड़ो, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। अब यहाँ 2 टेंजेंट है, इसके बीच का जो ये एंगल है, हाँ, drawn from external point of a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment। अब ये इस एंगल के सप्लीमेंट्री है, यही हम लोगों को प्रूफ करना है। चलो देखो कैसे प्रूफ हो जाएगा। ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O and take point P और PA PB are the tangents as radius of the circle is perpendicular to tangent, so OA is perpendicular to PA। OA यहाँ पे OA ये है, और ये किसके परपेंडिकुलर है, इसके, और ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये बेसिक सा थ्योरम है, प्रॉपर्टी है, इस सबको ध्यान रखना। और सिमिलरली वैसे ही हम लोग इसको भी प्रूफ कर देंगे। और एंगल OBQ की वैल्यू और एंगल OAP की वैल्यू 90 डिग्री है। इन क्वाड्रिलेटरल OAPB सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 360 डिग्री। अब हम लोगों के पास एक क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है, कौन सा, OAPB, ये और ये, और इन सब के एंगल्स का सम 360 डिग्री हो रहा है। तो ये अगर 90 है और ये अगर 90 है, तो ये और ये हम लोगों को बताना है कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है आपस में। ठीक है, चलो देखो, सो एंगल BOA और प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और प्रूफ होगा सप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहता है, 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तब हम लोग उसको कहते हैं कि बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। प्रूफ हो गया भैया। अगला क्वेश्चन है, ओहो अगला चैप्टर है, और अगला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और जिसको यार बहुत लड़के देख के पहले ही डर जाते हैं इस चैप्टर को लगाने से, बट कोई बात नहीं, आज इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, अब उसको तुम लोग चाहे रट लो चाहे जो कर लो, बस दिमाग में घुसा लो, क्योंकि एग्जाम में तुम लोगों को 100 में 100 लाना है, तो चाहे जैसे लाओ। अब नहीं टाइम बचा है कि तुम लोग इस चैप्टर को बैठ के पढ़ो बढ़िया से, तो अब बस जो टाइम बचा उस टाइम में इसको रट लो, समझ लो, कर लो मेरे साथ। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का है, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। तो देखो इसमें करना क्या है हम लोगों को, साइन A माइनस 2 साइन क्यूब A अपॉन 2 कॉस क्यूब A माइनस कॉस A इक्वल टू tan A प्रूफ करना है। तो बहुत आसान है इसको, देखो इधर स्टेप्स वगैरह बस देखो तुम लोग। हम लोगों को गिवन क्या है, गिवन है ये, ठीक है, इसको tan A के इक्वल प्रूफ करना है। देखो tan A के इक्वल प्रूफ करना है, तो क्या करो, पहले तो सिंप्लीफाई कर लो, साइन A कॉमन ले लो, यहाँ से साइन A कॉमन ले लिया,
फिर उसके बाद इधर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, नीचे से भी कॉस ए कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद 2 कॉस ए माइनस 1 आएगा। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए को तुम लोग क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इस 1 को क्या लिख दिया इसने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये प्रॉपर्टी होती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे 1 की जगह इसने ये लिख दिया है माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये इसको ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो कॉस ए में भी इसने यहाँ पे जो ये 1 है इसको क्या कर दिया है, इसको रख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो जब प्लस है बीच में ना तो माइनस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया अंदर निकाल के। चलो देखो यहाँ से साइन ए अपॉन कॉस ए, ये क्या हो जाएगा tan ए, यहाँ से देखो हम लोगों को धीरे धीरे मिलने लगा tan ए, और ऊपर क्या बन जाएगा हम लोगों का कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, वैसे ही नीचे भी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और हम लोगों के पास फाइनल आंसर मिल जाएगा tan ए। देखे तो कितना आसान क्वेश्चन है, इससे डर रहे थे तुम लोग यार। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, प्रूव दैट sec a 1 माइनस साइन ए प्लस sec a प्लस tan a इज इक्वल टू 1। अब इसका भी बस स्टेप्स देखो, जो सोल्यूशन में स्टेप्स है बस उतना ही देखना है। वी हैव टू प्रूव दैट ये इज इक्वल टू 1, हाँ भैया यही प्रूव करना है। वी नो दैट sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, यहाँ इक्वल होगा। सो sec a 1 माइनस साइन ए sec a प्लस tan a, इसको अब इसने क्या लिख दिया है, sec a 1 माइनस साइन ए को अलग लिख लिया है, अब sec a प्लस tan a को अलग लिख दिया है। यहाँ देखो ये अलग अलग ब्रैकेट है, इसको एक टर्म में रख दिया है, इसको दूसरे टर्म में रख दिया है। नाउ यहाँ से देखो sec a माइनस sec a साइन ए, sec a माइनस sec a साइन ए, यहाँ से sec a साइन ए कहाँ से आ गया, और यहाँ से देखो sec a प्लस tan a आ गया, ठीक है। ये वाला इसको यहीं पे ऐसे रहने दिया और इसको थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर दिया, क्या कर दिया है, अंदर sec a को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। चलो भैया देखो अगला sec a, अब यहाँ से sec a को इसने 1 बाई कॉस ए में रख दिया और sin a को वैसे ही रहने दिया है, और यहाँ से इसको वैसे ही अभी रहने दिया है, ठीक है। तो sin a अपॉन कॉस ए क्या होता है, tan a होता है, हाँ, और sec a को वैसे ही रख दिया है और sec a प्लस tan a को भी वो भी वैसे ही रहने दिए हैं। चलो देखो अगला क्या कह रहा है, अब यहाँ से देखो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बन गया, और ये हम लोगों का क्या कहता है कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a 1 के बराबर होता है। प्रूफ हो गया RHS, कितना आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 58, ये क्या कह रहा है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3 देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको कैसे प्रूफ करना है यार, अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को तो लोग tan थीटा प्लस कॉस थीटा कर दोगे तो बहुत आराम से प्रूफ हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रूट 3 दिया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, और ये क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 को उधर ले जाके माइनस कर दिया है 3 से, क्या हो गया 2 आ गया, हाँ। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 है, ये देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, और साइन थीटा कॉस थीटा 1 हो जाएगा। और अगर साइन थीटा कॉस थीटा 1 है, इसको इसके किसके बराबर लिख सकते हो, 1 को तुम लोग क्या लिख सकते हो, 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज इक्वल टू 1, हाँ। चलो देखो अब इसने क्या कर दिया है, यहां से ये जो साइन थीटा था ना इसको इधर भेज दिया और डेनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा, और जब इधर डेनोमिनेटर में भेज दिया है तो इधर समझो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ 1 बचेगा। क्यों 1 बचेगा, ये किसके मल्टीप्लाई, इसको एक काम करो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब भेज दो उधर ना, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, हाँ। तो जब ये 1 बचेगा और इसको फाइनली फर्दर और सिंप्लीफाई कर दो तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा tan, और ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा कॉट, ठीक है। और ये इज इक्वल टू 1 प्रूफ हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था। तो भैया हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59। सो दैट tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, इसको कैसे प्रूफ करें। चलो LHS को पकड़ लो, हाँ ये चीज जरूर दिखा देना कि हम लोग LHS सॉल्व कर रहे हैं। अब LHS को पकड़ लिए, tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लो। यहाँ देखो मैंने एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से रखा है ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस में, ताकि तुम लोगों को समझने में भी दिक्कत ना हो, वीडियो पॉज करके जब समझ रहे हो खुद से। चलो देखो, जब tan स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा, और वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को क्या लिख देगा, ये sec स्क्वायर थीटा, दैट इज tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ, इट कैन बी रिटेन एज
टेन स्क्वायर थीटा को इसने क्या लिख दिया है, सेक स्क्वायर थीटा -1, और अंदर हम लोगों का क्या आ गया था, सेक स्क्वायर थीटा। ये देखो सेक स्क्वायर थीटा आ गया था, इसकी जगह इसने लिख दिया है सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ टेन स्क्वायर की जगह लिख दिया है ये टेन स्क्वायर का जो फॉर्मूला हम लोग बनाए थे ये वाला। ठीक है, सो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, जो कि हम लोगों का RHS प्रूफ हो जाएगा। वेरी इजी 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 लेमन स्क्वीजी। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है। अच्छा, ये सब देख के डरने वाली बात नहीं कि यार इतना बड़ा कौन सॉल्व करने जाएगा, करने बैठो भाई, बहुत आराम से हो जाएगा। एक बार LHS को पकड़ लो, एक बार RHS को पकड़ लो, फिर दोनों को जब करोगे ना तो आंसर अपने आप ही आ जाएगा। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन जरूर देते ताकि लड़का पहले ही देख के डर जाए, बट एक बार सॉल्व करने बैठोगे, जब ग्राउंड लेवल पे इस पर काम करोगे ना तो सोल्यूशन बहुत आराम से निकल आएगा। चलो देखो, RHS को पकड़ लो और LHS को, चलो ठीक है, LHS को पकड़ लिया। LHS क्या था हम लोगों का ये, और प्रूफ किसके इक्वल करना है, इसके इक्वल। ठीक है, चलो टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर ए माइनस। इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के रखा है, अगर आप लोगों को याद होगा तो ये हम लोगों के NCERT के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आप लोग एग्जाम्पल लगाए होगे तो इस क्वेश्चन को कर लोगे, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा तुम लोगों से, और नहीं हो पाएगा तो फिर मैं बता रहा हूं यहाँ कर लो। टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर ए -1 और कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसने टेन स्क्वायर को क्या किस फॉर्म में लिख दिया है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। यहां से भी इसने देखो जहां जहां कॉसेक और सेक दिख रहा है सबको साइन के टर्म में और कॉस के टर्म में बदल दिया है। ठीक है, साइन को और कॉस के टर्म में बदल दिया है सबको। सबको बदलने के बाद सबका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद सबको एक अच्छे से फॉर्म में तैयार करो तो आप लोगों को ये मिलेगा जब एलसीएम सॉल्व करोगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इसको ऊपर भेजोगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा, कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा या फिर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर ए बचेगा, नीचे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बचेगा। वैसे ही इसको भी सॉल्व कर दो और हम लोगों को यहाँ से ये मिल जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों एलसीएम दिख रहे हैं सेम, और दोनों का एलसीएम ले लो और ऊपर क्या बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, और नीचे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको अब क्या लिख लेना है हम लोगों को, साइन स्क्वायर ए को इसने लिख दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही भी रहने दिया है, तो साइन स्क्वायर ए को देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रख दिया है। और फिर उसके बाद हम लोगों का जो RHS प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था ना, तुम लोग बिना मतलब का डर रहे थे। इसमें बस एक छोटा सा टर्म पकड़ो, जितना भी साइन जहां भी tan a cosec a दिख रहा है, tan a cosec a sec a, ये जो दिख रहा है ना, इसको किस फॉर्म में बदल देना है, साइन अपॉन कॉस के टर्म में बदल दो हर जगह जहां जहां दिख रहा है। ये देखो ये चीज। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन हम लोगों का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 61। इफ sec a plus tan a is equal to m, then show that m square minus 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन ए। अब इसमें क्या करना है यार, ये तो सबसे इजी, ये तो दर इजी क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको पकड़ो, m की जगह बस sec a प्लस tan a रख दो, और क्या, m स्क्वायर की जगह sec a प्लस tan a रखने के बाद इसने क्या कर दिया है, देखो जहां जहां m स्क्वायर है वहां sec a प्लस tan a रख दिया है। अब स्क्वायरिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर तो तुम लोगों को आता ही है, वही उस पर रखो सीधे सीधे, हाँ उस पर जब रखोगे तो ये तुम लोगों को मिलेगा। फिर उसके बाद और आगे सॉल्व कर लो, यहाँ पे अच्छा एक चीज़ देखो, और ये प्लस होगा, ये सॉरी माइनस है, यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दिया इसने कर कुछ नहीं दिया है, बस सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को अलग रख दिया है, सेक स्क्वायर ए और इस माइनस 1 को अलग रख दिया है, और इसको अलग रख दिया है, ये देखो इसको अलग रख दिया है। वैसे ही नीचे वाले में भी क्या किया है, प्लस 1 जो है ना उसको tan स्क्वायर ए के साथ रख दिया, ऊपर जो माइनस 1 था सेक स्क्वायर ए के साथ रखा है, नीचे tan स्क्वायर ए माइनस 1 के साथ रखा है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर सॉल्व कर लेना एक बार खुद से, और खुद से नहीं करोगे तो नहीं आएगा, फंस जाओगे एग्जाम में, गारंटी के साथ फंस जाओगे। तो एक बार देख लेना, क्योंकि जब माइनस 1 था तो उसने सेक स्क्वायर ए के साथ रखा, जब प्लस 1 है तो tan स्क्वायर ए के साथ रखा है कॉमन, और बाकी सबको ऐसे ही खुला रख दिया है। चलो देखो, अब सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को क्या तुम रख सकते हो, tan स्क्वायर ए लिख सकते हो, और tan स्क्वायर ए प्लस 1 को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हो। चलो भैया, वहां से हम लोगों को इसको अब सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, tan स्क्वायर ए और ये यहां से कॉमन कर लो एक चीज, क्या कॉमन निकलेगा यहाँ से, tan ए कॉमन कर लो, और जब tan ए कॉमन करोगे ना तो क्या होगा कि बाकी जो चीजें निकलेंगी कॉमन में वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बस तुम लोगों को पास यहाँ से क्या बचेगा, ऊपर से tan ए बचेगा, ये 2 तो पहले ही कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो जब दोनों से कॉमन निकालोगे तो, और नीचे क्या बचेगा, sec a बचेगा। तो tan a को क्या लिख सकते हो तुम लोग, tan a को लिख सकते हो sin a अपॉन cos a, और sec a को लिख सकते हो 1 बाई cos a, जो कि ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और फाइनली आंसर हम लोगों को मिल जाएगा sin a।
तो यहां से हम लोगों को ये प्रूफ हो जाएगा कि अच्छा m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू साइन ए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, इसको पढ़ो ध्यान से। इफ 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a। अरे इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यार, बस क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में और बस पेन चलनी चाहिए तुम लोगों की, ठीक है। अच्छा, तो इसको सॉल्व कैसे किया गया है। cot a को इसने लिख दिया 4/3, और एक चीज़ तुम लोग पढ़े हो गए, एक ट्रिक बताता हूँ तुम लोगों को। पी अपॉन HHB, ये क्या होता है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तुम लोगों को याद होगा, तो ये हम लोग ट्रिक एज अ ट्रिक इसको पढ़ते थे। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते थे। P/H का मतलब होता है साइन थीटा, ठीक है, और B/H का मतलब होता है कॉस थीटा, P/B मतलब होता है टेन थीटा, और यहाँ P क्या है परपेंडिकुलर, B क्या है बेस, H क्या है हाइपोटेनस। और अब इसका उल्टा कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये वाला जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान वाला रिलेशन है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इसको याद रखना, एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। चलो देखो, लेट ट्राइंगल ABC और राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर ये 3K और ये 4K है, एक यहाँ देखो, ये देखो 3K और 4K को क्या ले लिया, रेशियो समझ लिया, ठीक है। इसको अगर 3K इसको 4K ले लिया रेशियो में, तो cot A इज इक्वल टू साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल, ये सब तो तुम लोगों को पता है। लेट AB इज इक्वल टू 4K और 3K, और हाँ इतना बताने की जरूरत नहीं। भाई पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, हम लोगों को जो भी मिलेगा वो यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू निकल आएगी, और फिर उसके बाद हाइपोटेनस की वैल्यू ही 5K है, देयरफॉर tan A इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू द ट्राइंगल। मतलब यार इतना नहीं समझने की जरूरत है। tan A हम लोग यहाँ पे क्या निकाले हैं, ये देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वाला यार पाकिस्तान और हिंदुस्तान का रिलेशन बहुत खतरनाक है एग्जाम के लिए। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसमें क्या है 3K है, बेस क्या है 4K है, यही 10K की वैल्यू है। और क्या फाइंड करना है हम लोगों को, cos A और sin A। तो cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos A यहां से पकड़ो पहले, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसमें बेस क्या है 4 है, हाइपोटेनस की जो भी वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे उसको रख देना, और वैसे ही sin A की भी वैल्यू निकाल लो। sin A यहाँ पे क्या है P और H, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, तो P क्या है यहाँ पे 3K है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस ये है। तो बस यार सबका वैल्यू निकालो, पुट करो, और फाइनल आंसर मिल जाएगा तुम लोगों को। ये यहाँ पे देखो 7/2, जब सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन सही रखना, बाकी आंसर सही आएगा उसकी गारंटी लेता हूं मैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यार ट्रिग्नोमेट्री को भी स्वाहा कर दिया है। ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं था भाई, आपका नॉलेज तो कमाल का, बहुत आसान चैप्टर था। और अगला चैप्टर है हम लोगों का सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि अभी तक जो तुम लोग पढ़े हो उसको रियल लाइफ पे कैसे अप्लाई किया जाता है चीजों को समझने के लिए। अब ये चैप्टर यार थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है तुम लोगों को समझने के लिए, बट जो भी यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है सबको बढ़िया से लगा लो, क्वेश्चन नहीं गलत होगा एग्जाम में। चलो देखो अगला क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 63। और क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट टावर। ओके, यहाँ पे एक स्ट्रेट हाईवे है और फुट टावर, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, 75 मीटर हाइट है टावर की, ठीक है, एंड 2 कार्स एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री। देखो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। विच आर अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, इफ वन कार इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर कार एंड द सेम साइड ऑफ द टावर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार्स। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 कार हैं और वो दोनों कार टावर के ही एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ से मूव कर रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, कार एक C है और एक D है, ठीक है। जो कार C है ना उसका जो टॉप ऑफ टावर है A, यहां से अगर कार C को देख रहे हैं तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है। यहां से 30 डिग्री मत बनाना, ये चीज गलत होता है। ये 30 डिग्री बनाओगे तो यहां से सही रहेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन यही कहता है, ठीक है। चलो अब देखो, और जो कार C है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है। तो यहां पे ये चीज देखो, ये AE और BC दोनों पैरेलल हैं, तो अगर ये पैरेलल है तो ये जो एंगल है ये, ओके एक मिनट,
ये जो एंगल है 30 डिग्री, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे अगर दो पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उसका एक एंगल ये वाला इसके इक्वल हो जाता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है यहाँ पे, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है, और ये 60 डिग्री इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब भैया हम लोगों को बताना क्या है, सी और डी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो अगर ए बी की डिस्टेंस 75 है तो बी सी की डिस्टेंस निकल जाएगी। थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। अब यहाँ से तुम लोग लगा लो कि अगर हम लोग को बेस लेंथ चाहिए और हाइट दिया हुआ है, मतलब कि परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस निकालना है, तो फिर कैसे निकलेगा। अब परपेंडिकुलर और बेस यहाँ से पता चल रहा है, तो ये 10 की वैल्यू होती है, ठीक है, 10 थीटा की वैल्यू होती है। तो 10 थीटा की वैल्यू अप्लाई कर दो और एंगल कितना 60 डिग्री दिया हुआ है ना, तो 10 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, 10 60 की वैल्यू। और वैसे ही यहां से हम लोगों की जो लेंथ आ जाएगी बीसी की वो आ जाएगी 75/√3, और थोड़ी सी रेशनलाइज कर लो इसको और फाइनल आंसर आ जाएगा बीसी की लेंथ आ जाएगी 25√3 मीटर। बट हम लोगों को बताना है कि सीडी की लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक इन दोनों का डिस्टेंस कितना है। तो ये इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हम लोग करेंगे, हाइट हम लोग को पता ही है, इसकी लेंथ पता चल गई है, इसको एक्स ले लो या फिर सीडी ही ले लो। तो अब इसमें भी 10 थीटा लगा दो, और 10 थीटा इसमें लगाना 1030 थे, 1030 पे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को बीडी की लेंथ निकालनी है। तो देखो यहाँ पे 1030 पे इसने फाइनली अप्लाई कर दिया है, और उसके बाद हम लोगों को जो लेंथ मिल गई उन दोनों कार के डिस्टेंस की, वो मिल गई सीडी की लेंथ। सीडी की लेंथ मिल गई है 50√3। कैसे मिल गई है, सीडी को क्या लिख सकते थे, बीसी प्लस सीडी, बीसी की वैल्यू पता है और सीडी की वैल्यू निकल जाएगी। तो भैया उस क्वेश्चन को स्वाहा करने के बाद और अपने सामने अगला क्वेश्चन है 64, और क्वेश्चन कह क्या रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल। अच्छा भैया, दो हिल है, ठीक है, टॉप ऑफ अ हिल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर है और ये हिल है, ठीक है। तो अगर इस टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और यहां से क्या नाम है, जो ये टावर है, सॉरी हिल है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन इस टॉप ऑफ बिल्डिंग के 30 डिग्री है। यहां पर देखो साफ साफ मेंशन है चीज, 60 डिग्री है ये एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल इज 30 डिग्री, और ये 60 डिग्री क्या है, हिल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर हाई, और हम लोगों को पता क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, हिल की हाइट पता करनी है। तो भाई बहुत आसान है, यहां पे भी वही सेम चीज अप्लाई करना है। इसको ना कहीं रफ में या फिर कहीं साइड में लिख लेना, जैसे ये कॉपी का पेज है, तो अगर तुम लोग यहाँ पे साइड में रफ कर रहे हो तो यहाँ पे ऐसे, ये जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो इसको ऐसे नोट कर लिया करो, तो तुम लोगों को सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो अगर ये 50 डिग्री दिया तो बेस निकल जाएगा 10 थीटा के फॉर्मूले पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बस उसी फॉर्मूले पे रख दो तो बेस आ जाएगा। और जब यहां से बेस आ जाएगा तो यहां से इस वाले एंगल पे लगा देना 1060 पे, तो जब 1060 पे लगा दोगे तो परपेंडिकुलर पता चल जाएगा। चलो देखो इसका सोल्यूशन, पहले इसने cot 30, अच्छा इट्स ओके, cot 30 लगा दिया तो इसको डायरेक्ट यहां से बेस मिल गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग 10 वाले भी फॉर्मूले पे लगा सकते हो, बस उसका रेसिप्रोकल कर देना। तो cot 30 की वैल्यू √3 आ जाएगी, और यहां से हम लोगों को पता चल जाएगा जो हाइट ऑफ द हिल है वो 150 मीटर है। देखो बाद में 1060 लगा दिया है, 60 डिग्री का एलिवेशन था तो वहां से 60 डिग्री वाला लगा दिया है, ठीक है। चलो भैया अगला क्वेश्चन, और अपना अगला क्वेश्चन कह रहा है द शैडो ऑफ द फ्लैग स्टाफ। अच्छा, यहां पे एक फ्लैग स्टाफ है और उसकी जो शैडो है वो 3 टाइम्स लॉन्गर एज द शैडो ऑफ द फ्लैग स्टाफ व्हेन द सन रेज मीट टू द ग्राउंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। अगर जहां पे एंगल ऑफ 60 डिग्री का एलिवेशन बनेगा उस फ्लैग स्टाफ पे, यहां पे एक झंडा लगा हुआ है, ठीक है, तो यहां पे जो एंगल 60 डिग्री अगर इसकी डिस्टेंस x है तो जो लॉन्गेस्ट शैडो बनेगी उसकी डिस्टेंस हो जाएगी 3x। तो हम लोगों को यही थीटा की वैल्यू बतानी है, तो वही सिंपल फॉर्मूला 10 थीटा की वैल्यू पे रख दो, 1060 एक बार निकाल दो और एक बार 10 थीटा निकाल दो और दोनों को कंपेयर कर दो। चलो देखो 1060 पे क्या थी, हाइट h/x, हाइट को अगर h ले लेंगे और डिस्टेंस को x ले लेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी x tan 60 डिग्री। हाँ, और वैसे ही tan थीटा जब BDA ट्रायंगल, BDA यहां देखो ट्रायंगल BDA, जब इसकी डिस्टेंस 3x रहेगी तब पे क्या रहेगा, हाइट तो सेम रहेगी और डिस्टेंस 3x हो जाएगी, तो h = 3x tan थीटा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गॉट x tan 60 = 3x tan थीटा, ठीक है। जब हाइट दोनों सेम है तो दोनों को कंपेयर करते हो, यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan थीटा = 1/√3 होता है, तो यहां से 1/√3 को क्या लिख सकते हैं,
tan 30 डिग्री, तो tan tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है भैया। और यार अपना अगला क्वेश्चन है, a 7 मीटर लॉन्ग फ्लैग स्टाफ इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ टावर। यार सारा क्वेश्चन टावर वाला ही है। और देखो 7 मीटर लॉन्ग स्टाफ इज फिक्स्ड ऑन द टॉप। अब देखो यार ये क्वेश्चन रीड करो, यहाँ पे जो फ्लैग स्टाफ 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली क्या दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, और हम लोगों को हाइट ऑफ टावर बतानी है। तो क्या करना है, एक बार 45 के साथ इक्वेशन बनाओ, एक बार 60 डिग्री के साथ इक्वेशन बनाओ, और वही सेम एंगल पे tan थीटा वाले पे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जब सेम इक्वेशन बनाओगे tan थीटा पे, तो दो इक्वेशन निकल के आएगी, और दोनों इक्वेशन को जो बेस y है ना, y को कॉमन ले लेना। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को y के हिसाब से इक्वल दिखा के तुम लोग हाइट ऑफ टावर निकाल लेना। देखो x = y आ गया। और फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू यहां से निकल जाएगी हम लोगों की 9.6। और हम लोगों को फाइनली यही फाइंड करना था कि जो बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी है। ये तो फ्लैग स्टाफ है ना, 7 मीटर लॉन्ग टू द बिल्डिंग गिवन था क्वेश्चन में। यहाँ देखो क्वेश्चन में साफ मेंशन है 7 मीटर लॉन्ग स्टाफ इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ टावर। ठीक है, तो ये तो फिक्स्ड था, हम लोगों को हाइट ऑफ टावर बताना था, तो निकल गया हाइट ऑफ टावर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, और ये भी सेम एग्जैक्ट उसी पैटर्न पे है, तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा नहीं इसको, तुम लोग अब समझदार हो चुके हो सॉल्व करने के लिए। और यहां पे गिवन क्या है देखो, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, लड़के की हाइट है 1.5 मीटर टॉल, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अच्छा, ये एक बिल्डिंग है ए बी, एक बिल्डिंग, और यहां से इतनी दूरी पे ये लड़का खड़ा है यहां पे। ठीक है, ये लड़का खड़ा है, लड़का खड़ा है, लड़का ही खड़ा है, समझ रहे हो। चलो ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, इसकी आंखों से इसकी बिल्डिंग तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। और ये लड़का थोड़ी सी चल के आगे तक आ जाता है, शायद उसको कोई दिख जाती है बिल्डिंग में। है हटो, चलो मजाक ठीक है। अब देखो, हाँ, अब यहां तक जब ये चल के आ गया, उसके बाद अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री। अब इसको और कष्ट करना पड़ रहा है ऊपर मुंह उठा के देखने में, कष्ट तो झेलना पड़ेगा कुछ अच्छा देखने के लिए। बात तो सही है। चलो, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू 30 और 60 दिया है। अब पूछ रहा है कि ये कितनी दूरी तय किया। ठीक है, अब बहुत आसान है, एक बार 30 डिग्री पे एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल दो tan 30 पे, और एक बार tan 60 पे निकाल दो, और फिर दोनों को माइनस कर दो। हाइट ऑफ द बिल्डिंग पता ही है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कैसे निकलेगी, जो लड़के की हाइट है, और ये देखो लड़के की हाइट 1.5 है, और बिल्डिंग हाइट 28.5 दिया हुआ था, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 30 मीटर। ठीक है, चलो देखो यहां से पहले tan r पे निकाल दिया, वही tan 30 की, एक बार tan 30 पे एंगल ऑफ एलिवेशन चेक किया, और एक बार tan 60 पे चेक किया है। तो tan q की वैल्यू आई थी AP/PQ, और यहां से PQ की वैल्यू जो लेंथ आ जाएगी वो पता चल जाएगी 28.5/√3। देयरफॉर, और इसको देख लो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके, इस फिगर से मैच कर लेना PR PQ की वैल्यू जो भी है। ओके, चलो भैया देखो, यहां से हम लोगों को जो लेंथ मिल जाएगा वो मिल जाएगा 19√3 मीटर। ये इतना एक्स्ट्रा एफर्ट किया उस चीज को देखने के लिए, उस बिल्डिंग में। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल्स हैं और दोनों पोल की हाइट इक्वल है। ठीक है, ये देखो AB और CD की लेंथ इक्वल है, और अगर कोई यहां पे ऑब्जेक्ट O है, यहां देखो ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड इज 80 मीटर वाइड, जो रोड की लेंथ है 80 मीटर वाइड है, दोनों बिल्डिंग एक रोड के इस पार एक रोड के उस पार है, और एक पॉइंट पे द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ पोल आर 60 एंड 30 फ्रॉम अ पॉइंट। यहां पे एक ऑब्जेक्ट, और यहां से अगर इधर झांकोगे तो 30 डिग्री, और इधर से देखोगे तो 60 डिग्री ऊपर देखना पड़ेगा। तो पूछ रहा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब क्या करना है भैया, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार दोनों को h मान लो, ठीक है, और एक बार tan 60 पे h फाइंड कर लो, तो जो भी h आएगा tan 60 पे उसको एक इक्वेशन 1 मान लो, और इस ट्राइंगल में OCD में एक बार h को मान लो tan 30 के रिस्पेक्ट में, और जो आएगा उसको इक्वेशन 2 मान लो, और h और h इक्वेशन को इक्वल दिखा के हाइट निकाल लो। ठीक है भैया, चलो देखो ट्राइंगल AOB जो tan 60 वाला था, यहां से हम लोगों को BO की लेंथ मिल जाएगी। BO क्या है हम लोगों के सामने, ये बेस। ठीक है, और बेस की वैल्यू जब आ गई कितनी, x/√3, और इन ट्राइंगल OCD, अब दूसरा वाला जो ट्राइंगल था अपन के पास, उससे अब निकाल लेते हैं, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 20√3। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था।
तो हाइट ऑफ द पोल इज x 20√3, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट O फ्रॉम पोल ए बी। अच्छा, पॉइंट ए से दूसरी बिल्डिंग तक का डिस्टेंस 20 है, और जो दूसरी वाली जो लंबी वाली बिल्डिंग है उसका लेंथ 60 डिग्री है। मतलब कि देखो 60 + 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहां से जो BO की लेंथ है, BO की लेंथ 20 आ गई, इसकी लेंथ 60 आ गई। ये पूछा नहीं क्वेश्चन में, फिर भी ये निकाल दिया है, कोई बात नहीं भैया, स्मार्ट है। और हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है अमित स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ पे एक अमित है, ये यहाँ पे खड़ा है, और एक दीपक नाम का लड़का है, वो थोड़ी सी हाइट पे खड़ा है अमित से, ठीक है। और दीपक स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग, और ये जो बिल्डिंग की हाइट है वो 50 मीटर ऊंची है, और उस बिल्डिंग पे वो खड़ा है। खड़ा क्यों है वो तो मेरे को भी नहीं पता, बस खड़ा है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चलो, अमित स्टैंडिंग हॉरिजॉन्टली, और जो अमित का एंगल ऑफ एलिवेशन है उस बिल्डिंग का, जो PQ वाली बिल्डिंग है, वो 30 डिग्री है। क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर करेक्ट बनाओगे तो सोल्यूशन बहुत आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो फिगर बनाना सीख लो। अमित यहां से खड़ा है और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, PQ है, और जो दीपक है ना वो एक 50 मीटर टॉल बिल्डिंग पे खड़ा है, समझो इस चीज को। और यहां से जब एंगल ऑफ एलिवेशन चेक कर रहा तो 45 डिग्री है। और पूछा क्या गया, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द दीपक। अच्छा, ये P ना, ये पॉइंट पे P एक चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया ऐसे ही बनती है ना, ये चिड़िया उड़ रही है। और यहां से जब नीचे अमित तो उसको देख रहा तो 30 डिग्री पे दिख रहा है, और दीपक एक 50 मीटर बिल्डिंग के ऊपर से देख रहा तो 45 डिग्री दिख रहा है। और हम लोगों को बताना क्या, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द दीपक। यहां से इसका लेंथ बताना है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ। और ये अगर 200 दिया है तो बेस निकाल लो। ये बेस कैसे निकलेगा, ये हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो बेस निकलेगा यही वाला, सिंपल ट्रिक लगाओ। और हाइपोटेनस दिया हुआ है और बेस हम लोगों को ये निकालना है, तो क्या क्या इसको पकड़ ले सीधे, तो sin 30 के अकॉर्डिंग क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हम लोगों को पता करना, हाइपोटेनस निकल गया, और sin 30 की वैल्यू होती है अपन के पास 1/2, ठीक है। तो इससे हम लोगों को मिल जाएगा sin 30 की वैल्यू, और हम लोगों को जो PQ की ये जो PQ है इसकी लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। और PQ की लेंथ में 50 मीटर माइनस कर दो तो हम लोगों को इसकी लेंथ मिल जाएगी। ये जो रेड लाइन से, रेड क्या, मैं ब्लू लाइन से कर देता हूं, तो ये जो ब्लू लाइन से है, एक मिनट, ये वाली लेंथ मिल जाएगी। और जब ये वाली लेंथ मिल जाएगी और 45 डिग्री दिया है तो हम लोगों को ये भी लेंथ मिल जाएगी। sin 45 पे रख देंगे, ये देखो sin 45 पे रख दिया है, और इसको मिल गई है दीपक की जो डिस्टेंस है बर्ड से, वो है 50√2 मीटर। एकदम आसान क्वेश्चन है, बस बात है ये है कि आप लोग कैसा फिगर बना रहे हो क्वेश्चन पढ़ने के बाद। और सेम एग्जैक्ट उसी पैटर्न पे ये वाला भी क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके खुद करने की कोशिश करिए, ठीक है। ये देखिए, ओके, ये तो है हम लोगों के सामने केस स्टडी वाला क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसको करवा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे फिगर देख लेना, क्वेश्चन पढ़ के समझ लेना, मैं क्वेश्चन डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री वॉज ही ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। यहाँ पे एक बर्ड है और ये बर्ड थोड़ी सी उड़ के दूर तक चली गई है, और ये एक ट्री है, ए बी ट्री है, और एक ये बर्ड से डिस्टेंस, ग्राउंड के डिस्टेंस 80 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछना क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, ट्री की फुट से, हाँ, और जो बर्ड उड़ के जहां तक गई है उसका डिस्टेंस हम लोग को बताना है। फुट ऑफ द ट्री, अच्छा, फुट ऑफ द, ये CB की लेंथ बतानी है। CB की लेंथ देखो कैसे निकलेगी, 1045 पे। और एक चीज नोटिस करना है यार, सारा ज्यादातर क्वेश्चन हमारा tan थीटा पे ही सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो CB की लेंथ 80 सेंटीमीटर है, तो वो 80 सेंटीमीटर उड़ के चली गई है C पॉइंट से। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम। अच्छा, टाइम कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड, इन 2 सेकेंड्स ही ऑब्जर्व दैट द बर्ड फ्लाइंग एट द सेम एट। अच्छा, तो 2 सेकेंड में वो कितना उड़ के गई है, हम लोगों को यहाँ से क्या नाम है, CE की लेंथ निकालनी है, C और E टोटल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक उड़ने में उसको कितना समय लगा है। तो चलो देखो भैया, यहाँ से वहां तक सेकेंड वाला क्वेश्चन, CE की लेंथ आ जाएगी 80√3 मीटर, ठीक है। यहाँ मीटर मेंशन कर देता हूँ, यहाँ मीटर वगैरह सब लगा लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। सो डिस्टेंस बर्ड फ्लू, और कितना, जब CE की लेंथ आ गई है तो हम लोगों को इसकी लेंथ मिल जाएगी आराम से, ठीक है, BE की लेंथ। और BE की लेंथ है हम लोगों के पास 80√3 - 1 मीटर, ठीक है। और एक और वाला क्वेश्चन दिया हुआ है इसके साथ, आफ्टर हिटिंग द बर्ड हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन द स्काई
कौशिक सा द बॉल। चलो भैया इसका भी सोल्यूशन देख लो आप लोग यहाँ से, और सब कुछ टेन थीटा वाले फॉर्मूले पे सारा सॉल्व हो जा रहा है। एक चीज नोटिस करना, सारा हाइट एंड डिस्टेंस खेला है टेन थीटा पे ज्यादातर, तुम लोगों को यही क्वेश्चन मिलेंगे। और हम लोगों को स्पीड का फॉर्मूला पता है, अगला क्वेश्चन देख लो यही है, व्हाट स्पीड डिड द बर्ड फ्लाई इफ ही हैड फ्लॉन इतना मीटर। तो अगर डिस्टेंस दिया हो तो स्पीड निकल जाएगी, कौन सा फॉर्मूले पे, स्पीड ऑफ द बर्ड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस इतना है, टाइम 2 सेकंड लिया है, तो यहां से हम लोगों को मिल जाएगा फाइनल। तो इसी के साथ हम लोग ने एरिया रिलेटेड हाइट एंड डिस्टेंस वाला मतलब कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन है उसको स्वाहा कर दिया है, और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और इस चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अ रोड which is 7 meter wide surrounds a circular park whose circumference is इतना, find the area of the road। अब यार एरिया ऑफ सर्कल, तो तुम लोग देखो अगर एक सर्किल है और समझ लो एक स्टेडियम है, ठीक है, 7 मीटर वाइड है ये, हाँ, और अ रोड विच इज 7 मीटर वाइड सर्कुलर पार्क सर्कमफरेंस, और सर्कल का जो सर्कमफरेंस है वो इतना दिया हुआ है और एरिया पूछ रहा है, तो कैसे निकलेगा भैया, देखो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। ये 7 मीटर है, रेडियस r दिया हुआ है, कैसे निकलेगा, width of the road 7 मीटर, circumference of the park इतना दिया हुआ है, तो this implies that 2 pi r is equal to 352। अगर circumference का फॉर्मूला पता करो तो क्या आएगा, 2 pi r ही आएगा, और यहां से रेडियस की वैल्यू निकल के आ जाएगी, रेडियस क्या है 56 मीटर, और अगर रेडियस निकल गया तो भैया एरिया निकालना कितना आसान हो जाएगा। आउटर रेडियस भी निकाल लो, आउटर रेडियस को हम लोग कैपिटल आर लिए हैं, एक इनर रेडियस को समझ लो कैपिटल आर ले लिए हैं, तो इनर रेडियस कैसे निकल जाएगा, r + 7 दैट इज इक्वल टू 7 + 56 दैट इज इक्वल टू 63 मीटर। तो हम लोग के पास ओवरऑल जो रेडियस निकला जाएगा वो 63 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ द रोड कितना आएगा, जो बड़ा वाला सर्किल है ये वाला, ये छोटा वाला सर्किल का एरिया, एक काम करो बड़ा वाला सर्किल का एरिया निकालो और छोटा वाले का एरिया निकालो और दोनों को माइनस कर दो। जब दोनों को माइनस कर दोगे ना तो ये वाला जो रेडियस है, सॉरी एरिया, ये वाला एरिया निकल आएगा। तो बस सीधे उसी फॉर्मूले पे बना लो, पाई r + 7 का होल स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, ठीक है, और हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा रोड का एरिया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 3 horses आर टायर्ड ईच विथ 7 मीटर लॉन्ग रोप एंड 3 कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। अच्छा, एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगुलर फील्ड में तीनों कोने पे एक एक घोड़ों को बांधा गया है, और वो सब हैविंग साइड 20 मीटर, एक की लेंथ 20 है, एक की 34 है, एक की 42। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट विच कैन बी ग्रेज। ग्रेज मतलब चरना, और वो कितना चर लेंगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा ये घोड़ा इतना चरेगा, इस इतना एंगल पे चरेगा, और ये इतना एंगल पे चरेगा। तो हम लोगों को ये वाली एरिया, ये वाली एरिया और ये वाली एरिया बतानी है, तो कैसे निकलेगा। चलो देखो, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तुम लोगों को पता होगा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, और यहाँ पे r रेडियस है, तो पाई की वैल्यू 22/7 एज्यूम करके लेट द सम ऑफ ऑल ट्राइंगल्स और 80 डिग्री, ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो भैया देखो 7 मीटर अगर लेंथ दिया हुआ है और हम लोगों को एरिया निकालना है, तो समझ लो कि ये 7 मीटर क्या है, रेडियस है, और ये थीटा है, ठीक है। तो यहां से हम लोग इसका एक बार एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, इसका एरिया ऑफ सेक्टर और इसका एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के 180 में से माइनस कर देंगे, तो हम लोगों को एरिया पता चल जाएगा। चलो देखो, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 हो गया, वही θ1 θ2 θ3 करने के बाद 180। तो एरिया ग्रेस बाय द हॉर्स एट वर्टेक्स ए, वर्टेक्स सबके रेडियस सेम है, बस थीटा थीटा चेंज होगा, ठीक है। तो देख लो भैया, एक बार वर्टेक्स ए पे रेडियस निकाल लिया, एक बार वर्टेक्स बी पे एरिया निकाल लिया, एक वर्टेक्स सी पे एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहे हैं तीनों टाइम, और उसके बाद तीनों का सेक्टर निकालने के बाद 180 में से फाइनली माइनस कर देगा, और हम लोगों के पास जो आंसर आ जाएगा 77 मीटर स्क्वायर। तो टोटल ग्रेज्ड एरिया बाय द हॉर्स है 77 मीटर स्क्वायर। समझ गए, ये कितना आसान क्वेश्चन था। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है अपना, इन द गिवन फिगर, ये एक फिगर गिवन है, और OACD इज द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। OACB ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर इफ OD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। OD की जो लेंथ है, OD ये, इसके लेंथ 2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, देखो भैया ये समझने के लिए ना थोड़ी समझो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना है, 1/4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। क्वाड्रेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला पता हो तुम लोगों को,
और यहां से अगर हम लोग इसकी एरिया निकाल के इस क्वाड्रेंट के एरिया में से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पहले पता कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल का निकाल लेंगे, और ओबी की लेंथ है मतलब रेडियस की लेंथ अगर 3.5 है दैट इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, और फिर ओडी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ओडी भी दिया हुआ है, ओडी की लेंथ 2 सेंटीमीटर है और रेडियस की लेंथ कितनी है 3.5। तो उससे हम लोगों को पता चल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्वाड्रेंट का एरिया जो क्वाड्रिलेटरल टाइप का दिख रहा है उसका एरिया और ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो। तो कितना ट्रायंगल का एरिया आया था 7/2 सेंटीमीटर। यहां देखो, यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया ना, हाफ बेस इनटू हाइट के फॉर्मूले पे। कितना आसान फॉर्मूला है। और फिर उसके बाद हम लोग पता कर लेंगे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन दैट इज इक्वल टू 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन फिगर टू कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल मतलब कि एक सर्किल के अंदर एक और सर्किल या फिर एक सर्किल के बाहर एक सर्किल। सो टू कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O हैविंग रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड रेडियस 42 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियस दी हुई है 21 और 42। इफ एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यार भैया कितना आसान क्वेश्चन है। क्यों? अगर हम लोग इस वाले सेक्टर का एरिया निकाल ले, ये जो बड़ा वाला सेक्टर है, और इस सेक्टर को इस वाले सेक्टर के एरिया से माइनस कर देंगे, ये वाला। एक काम करते एरिया ऑफ सर्किल निकाले ना, एक बार बड़े वाले एरिया का सर्किल निकाल लो जो लार्जर वाला है, ये वाला एरिया देखो यहां से, अब लोग समझोगे थोड़ी सी। ये वाला जो एरिया है इसको निकालने के बाद और फिर एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, ये वाला एरिया, और माइनस कर दो तो हम लोगों के पास ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा ना कितने आराम से। चलो भैया देखो कैसे आएगा। पहले इसने एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाला है। मेजर सेक्टर का एरिया मतलब जो बड़े वाले सर्किल का एरिया है, वो निकालने के बाद एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इन बिगर सर्कल ये आएगा। फॉर्मूला तुम लोगों को पता होगा, यही होता है θ/360 इंटू πr²। ठीक है, तो एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर कितना आ जाएगा 4620 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4620 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, अब रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल कितना दिया हुआ 21 सेंटीमीटर दिया, तो एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, इसमें भी अब छोटे वाले सर्किल का एरिया निकाल ले तो रेडियस की जगह वैल्यू क्या रख देंगे 21/21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर पे जो एरिया सेक्टर का आएगा वो इतना आएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन कितना आ जाएगा, सीधे आराम से कितना आंसर आ गया 420 माइनस इतना। ये देखो इसने पहले इस एरिया का निकाल लिया एरिया, और फिर एक बार इसका निकाल लिया और फिर दोनों को माइनस कर दिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लेना, समझ लेना, इसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, अपना अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हम लोगों को बताना है कि इस वाली एरिया, ये जो शेडेड रीजन है, इसका एरिया क्या होगा। तो इन द गिवन फिगर ABCD इज रेक्टेंगल विद डायमेंशन इतना एंड इतना। तो अगर डायमेंशन ये 14 सेंटीमीटर है तो अगर इसको पकड़ेंगे ना तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इस चीज को पहले ही देख लो। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने आता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो अगर तुम लोग यहाँ पे इसका एरिया निकाल के और सर्कल का, सेमी सर्कल का एरिया निकालो। सेमी सर्कल कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। हाँ, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो इसको इसका जो आंसर आएगा इसके एरिया में से माइनस कर दो बस। चलो देखो इधर, यहाँ पे शेडेड एरिया का रीजन एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, फाइनल आंसर हम लोगों के पास आ जाएगा 21/7 सेंटीमीटर। और आगे कुछ पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द, फाइंड द एरिया इन द पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकलेगा, पेरीमीटर भी बहुत आराम से निकल जाएगा यार। अगर पेरीमीटर निकालना हम लोगों को तो बस वही सीधे पेरीमीटर वाला लेंथ प्लस ब्रेथ, देखो आ गया यहाँ से पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल का, सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकाल लो और इधर की जो लेंथ दी हुई है तीनों को ऐड कर लो, 21 + 14 + 21 प्लस पेरीमीटर ऑफ सर्कल, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अगला क्वेश्चन है अपना 76, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज पेरीमीटर इज 60 मीटर एंड एरिया। अब डायमेंशन बताना है हम लोगों को एक रेक्टेंगुलर पार्क की जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 60, मतलब कि लेंथ प्लस ब्रेथ 2LB इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एरिया जो दिया हुआ है मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ जो दिया हुआ है वो 200 मीटर दिया हुआ है। तो कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो पहले तो हम लोग ब्रेथ की वैल्यू निकाल लेंगे लेंथ के टर्म में। देखो 2LB 2L + B 60 दिया हुआ है, तो L + B कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ब्रेथ की जो वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस लेंथ हो जाएगी। लेट द ब्रेथ इज
30 माइनस एक्स मीटर, एक्स ले लिए हैं हम लोग लेंथ को। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, और लेंथ और ब्रेथ का एरिया निकालेंगे और हम लोगों के सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा ये, ठीक है। और यहां पे प्लस होगा, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 200 इज इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करने में तुम लोग एक्सपर्ट हो, मिडिल टर्म में स्प्लिट कर देना, फैक्टराइजेशन मेथड लगा देना, और यहां से हम लोगों की x की वैल्यू आ जाएगी 2, एक आ जाएगा 10 और एक आ जाएगा 20, ठीक है। फॉर x के लिए, x जब हम लोगों की लेंथ अगर 10 है तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 20, सॉरी अगर ब्रेथ अगर 10 है तो लेंथ 20 आ जाएगी, और अगर लेंथ x अगर 20 है तो यहां से hence the dimension of the plot are 10 and 20 मीटर, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, अ इलास्टिक बेल्ट is placed around a rim of pulley of radius 5 cm from one point C to the belt of the elastic belt। अच्छा, यहां से देखो, एक ये समझ लो सर्कुलर पुल्ली है और यहां से एक बेल्ट को स्ट्रेच किया गया है, यहां से यहां तक, यहां से ये देखो, अगर ये बेल्ट यहां से अगर लगी हुई है और उसको स्ट्रेच करोगे यहां तक, तो यहां पे देखो फिगर में साफ साफ मेंशन है सारे डायमेंशंस, और हम लोगों को पता क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट इज स्टिल इन कांटेक्ट विद द पुल्ली, आल्सो फाइंड द शेडेड एरिया रीजन। अच्छा, हम लोगों को लेंथ बतानी है ये वाली और एरिया निकालना है ये वाला, ठीक है। कैसे निकलेगा यार, अगर हम लोगों को ये वाली हाइट मिल जाएगी OB, तो हम लोग तो एरिया बहुत आराम से निकाल लेंगे, इस सेक्टर का एरिया निकाल के इस सेक्टर का एरिया निकाल के ट्राइंगल के जो एरिया है दोनों उसमें से माइनस कर देंगे। तो पहले हम लोग लेंथ निकालते, कैसे निकलेगा, यहां पे tan थीटा लगा दो, देखो ये देखो cos थीटा, ओके cos थीटा लगा देंगे तो हम लोगों के पास जो एंगल की वैल्यू आ जाएगी वहां से 60 डिग्री एंगल मिल जाएगा हम लोगों को ये वाला, ठीक है। ये वाला अगर एंगल 60 डिग्री है तो भैया देखो ये 90 डिग्री हो जाएगा ये वाला एंगल, ये पूरा, क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट है। चलो अब समझो एक चीज, अर्क AB का लेंथ कैसे निकलेगा, सिंपल फॉर्मूले पे लगा दो, अर्क वाला फॉर्मूला जो होता है थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 360, और उसी पे फॉर्मूले पे आ जाएगा अर्क AB की लेंथ, और अर्क AB यहाँ पे क्या है, ये है अर्क AB, मतलब ओवरऑल जो ये एरिया निकल गई हम लोगों के सामने वो कितनी है, 10 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर, हेंस द लेंथ ऑफ बेल्ट दैट इज इन कॉन्टेक्ट विद द रिम ऑफ द पुल्ली सर्कमफरेंस ऑफ द रिम माइनस लेंथ ऑफ अर्क AB। क्या बोला था मैंने, पहले सर्कमफरेंस निकाल लेंगे, जो ये AB वाला सर्कमफरेंस, उसको निकालने के बाद बस एरिया को माइनस कर दो, लेंथ वाला जो अर्क वाला एरिया है। चलो देखो, उसके बाद फाइनली हम लोगों का जो आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ, यहां से ये उसका जो लेंथ आ जाएगा 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर AOQB, वहां से क्या निकल जाएगा, फॉर्मूला ऑफ सेक्टर ऑफ एरिया लगाने के बाद पूरी वैल्यू को पुट कर दो और यहां से आंसर आ जाएगा 25√3 सेंटीमीटर, हेंस द शेडेड एरिया। अब देखो, अब अगर हम लोगों को ये वाला एरिया पता चल गया है भैया, ये वाला एरिया पूरा पता चल गया है, तो अब शेडेड एरिया का रीजन कैसे होगा, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया प्लस करके इस शेडेड एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है। शेडेड एरिया माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OAQB, तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा 17.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो भैया लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का इस चैप्टर का, और ये है केस स्टडी वाला क्वेश्चन, और केस स्टडी वाला क्वेश्चन कह क्या रहा है इसको पढ़ो। नहीं। गवर्निंग काउंसिल ऑफ अ लोकल पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ देहरादून डिसाइडेड टू बिल्ड एडवर्टस प्लेग्राउंड, ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ हिल विच विल हैव एडिकेट स्पेस ऑफ पार्किंग। अच्छा, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पार्किंग होनी चाहिए। आफ्टर सर्वे it was decided to build a rectangular playground which a semicircular area allotted for the parking. At one end of the playground, the length and breadth of the rectangular playground are 14 unit and 7 unit respectively. They are two quadrants of radius 2 unit. One side of the special seat. अच्छा भैया, ये दो क्वाड्रेंट दिया हुआ है और इन दोनों के रेडियस 2 यूनिट है, ठीक है। और यहाँ पे एक सेमी सर्कल दिया हुआ है पार्किंग के लिए, और जिसकी लेंथ 7 यूनिट है तो रेडियस 7/2 हो जाएगी। और हम लोगों को बताना क्या है वो क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ द पार्किंग एरिया, तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा भैया, ये पेरीमीटर ऑफ इतना और इतना, मतलब कि इसका जो लेंथ दिया हो 14 यूनिट
और इसकी लेंथ कितनी दी हुई है 7 यूनिट, तो 14 प्लस 7 प्लस हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, तो पाई आर सिर्फ पाई आर कर देंगे प्लस पाई आर। तो यहां से हम लोगों को पहला आंसर मिल जाएगा, करके देख लेना आंसर आ जाएगा। चलो व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पार्किंग, अच्छा टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एंड 2 क्वाड्रेंट्स, इसका एरिया निकालना हम लोगों को। एक चीज ध्यान देना, इधर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया निकालना है। तो देखो भैया अगर हम लोग ये और ये मिला देंगे तो एक सेमी सर्कल बनेगा, और ये एक सेमी सर्कल तो ऑलरेडी आई। तो पहले इसका एरिया निकालते हैं। सेमी सर्कल 2 यूनिट दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो डिवाइड कर दो 2 से, तो ये इन दोनों का एरिया निकल आएगा। फिर उसके बाद अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, रेडियस की वैल्यू कितनी है 7/2 है, तो यहां से भी पाई आर स्क्वायर बाई 2 कर दो, तो इसकी भी एरिया आ जाएगी। दोनों को ऐड कर दो और इसका भी आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। आखिरी क्वेश्चन नहीं, आखिरी नहीं, क्वेश्चन नंबर बी देखो, सेकंड पार्ट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड टू द एरिया ऑफ पार्किंग। प्ले ग्राउंड का रेशियो देखो, देखो हम लोगों को रेशियो क्या मिल गया है, पार्किंग वाला रेशियो ना, एरिया ऑफ द पार्किंग। पार्किंग का यहां से एरिया मिल गया है, और प्ले ग्राउंड का एरिया कैसे मिल जाएगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और इस लेंथ और ब्रेथ में से क्या माइनस कर देंगे, इन दोनों का जो एरिया आया होगा, ठीक है, इन दोनों का एरिया जो भी आया होगा कर लेना एक बार कोशिश घर पे, ठीक है, खुद से। तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, जहां से हम लोगों को इसकी एरिया मिल जाएगी, ये वाला जो हम लोगों के पास ये वाला रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अगर ये एरिया मिल गया और ये वाला एरिया मिल गया, तो दोनों का रेशियो बस निकाल दो भैया आराम से। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्ले ग्राउंड एंड द पार्किंग एरिया एट द रेट ऑफ 2 पर यूनिट। भैया ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। रेट ऑफ फेंसिंग कैसे निकलेगा, पेरीमीटर जितना आएगा पर यूनिट ना, तो जितना पेरीमीटर आएगा इस पूरे पार्किंग एरिया का, ये यहां से यहां तक का जितना पेरीमीटर आएगा उससे 2 को इंटू कर देना। चलो देखो पहले का आंसर क्या था, पहले का आंसर चेक करो, मैच करो। पहले का आंसर 18 यूनिट आया है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल दिया हुआ है तो रेडियस इतना 18 यूनिट। दूसरे का आंसर चेक करो कितना आया है, टोटल एरिया ऑफ पार्किंग इतनी आई है। पहले एक बार इसने क्या किया है, एरिया ऑफ पार्किंग निकाला है और फिर एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स निकाला है, दोनों को क्या कर दिया है ऐड कर दिया है, ठीक है। तीसरा आंसर देखो, रिक्वायर्ड रेशियो क्या है, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड अपॉन एरिया ऑफ पार्किंग, और यहां से मिल जाएगा जो रेशियो है 56:11। और तीसरा आंसर देखो फेंसिंग वाला, वही पेरीमीटर निकालने के बाद और फिर पेरीमीटर ऑफ द पार्किंग एरिया, दोनों का पेरीमीटर निकालने के बाद 2 से इंटू कर दिया है, ठीक है। जितना भी 2 रुपीज था ना, तो 2 से इंटू कर दिया तो 106 रुपए आ गया। और हमने यार इसी के साथ बहुत ही आसानी से एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाला भी टॉपिक खत्म कर दिया है, स्वाहा कर दिया है। और अब बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पे, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और ये क्वेश्चन यार ये चैप्टर बहुत ही मजेदार चैप्टर है, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसमें मजा आती है यार वॉल्यूम निकालने में, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, कभी कभी तो दिमाग भी पक जाता है करने में, बट कोई बात नहीं। आज इस चैप्टर में जितना हम लोग करेंगे बस उतने से ही एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, बस चुपचाप इतना कर लो। तो भैया अगला क्वेश्चन है 79, और क्वेश्चन क्या क्या रहा है इसको रीड करो। फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ कोन एंड सिलेंडर whose height are same but radius of the cone is 3 times the cylinder। अच्छा, अगर सिलेंडर का जो रेडियस है, सिलेंडर का जो रेडियस है अगर वो r है तो कोन का कितना हो जाएगा 3r हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। हाँ, तो और यहाँ पे देखो रेडियस को r और हाइट को h ले लिया है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, जो कोन का रेडियस है वो सिलेंडर के रेडियस का 3 गुना है, तो भैया कोन का फाइनल रेडियस क्या आ जाएगा, फाइनल वॉल्यूम क्या आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। तो यहाँ पे r की वैल्यू 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ से जो आएगा वॉल्यूम ऑफ कोन वो 3 पाई आर स्क्वायर h आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आ जाएगा 3:1 आ जाएगा, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन था। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 80। और क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पढ़ो। 500 person are taking dip into a cuboid pond which is 80 meter long and 50 meter broad. What is the raise of height level in the pond if the average displacement of water of by person is। अच्छा देखो इसमें पूछ रहा है कि जो पानी का स्तर है उस पॉन्ड में
वो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर इसमें 500 लोग डिप करेंगे, मतलब कि 500 लोग अगर इसमें कूदेंगे तो, और एक पर्सन के डूबने से, मतलब एक पर्सन के उस पॉन्ड में कूदने से हाइट जो इंक्रीज होगी वो 0.04 मीटर के हिसाब से इंक्रीज होगी। ठीक है, चलो भैया देखो सॉल्व कैसे होगा। अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ पहले पॉन्ड निकालते, कितना वॉल्यूम है उसमें, चलो देखो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और हाइट को h मान लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम 4000 h मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ जाएगा। और ये हाँ, ये जो यूनिट्स है इसको लगाना मत भूला करो। ठीक है, एंड द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटर बाय 1% गिवन है 0.04 मीटर क्यूब। सो द एवरेज डिस्प्लेसमेंट बाय 500%, तो मतलब कि अगर एक पर्सन का इतना तो 500 का इतना हो जाएगा। ठीक है, नाउ द वॉल्यूम रेज्ड बाय द वाटर लेवल इज इक्वल टू एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटर बाय 500%। और इसमें जो लॉजिक है क्वेश्चन का पूरा यहीं पे है, वॉल्यूम अगर जितना बढ़ रहा है उस पॉन्ड में वो किसके बराबर होगा, एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटर बाय 500%। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि वही खसकना, जो पानी नीचे से और ऊपर बढ़ गया उसको कहते हैं। ठीक है, तो 4000 h इज इक्वल टू 500 इंटू 0.4, और यहां से हाइट जो आ जाएगी हम लोगों की, कितनी हाइट बढ़ी है, वो होगी 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भैया इसके हिसाब से 0.5 सेंटीमीटर की जो हाइट है वो बढ़ रही है। और यहाँ पे ये देखो मीटर को चेंज कर दिया इसने सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और यहाँ से पता चल गया हम लोगों को फाइनल आंसर। और फाइनल आंसर पता करने के बाद हम लोग बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इन अ कैनाल, अच्छा वाटर इन अ कैनाल, सॉरी वाटर इन अ कैनाल। कैनाल क्या होती है, नहर। ठीक है, गांव में देखे होगे नहर बहती रहती है बढ़िया से एकदम, खेती जब होती है तब। तो वाटर इन कैनाल 5.4 मीटर वाइड, उसकी जो विड्थ है वो 5.4 है, और डेप्थ मतलब हाइट 1.8 है। इफ फ्लोइंग विद a स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच एरिया कैन इट इरिगेट इन 40 मिनट इफ 10 सेंटीमीटर ऑफ द स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन। अच्छा, 10 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर उसकी जरूरत है इरिगेशन के लिए, और पूछ रहा है कि कितना ज्यादा इरिगेशन होगा 40 मिनट में। चलो देखो विड्थ ऑफ कैनाल कितना दिया है 5.4 मीटर, डेप्थ 1.8 मीटर। सो इन 60 मिनट अगर 25 किलोमीटर वाटर फ्लो हो रहा है तो 40 मिनट में कितना होगा, 60 मिनट मतलब 1 घंटे में। यहाँ देखो पर आवर दिया ना, तो 1 घंटे में अगर 25 हो रहा है तो 40 मिनट में कितना होगा, तो 25/60 इंटू 40, और मिल जाएगा हम लोगों को 50/3 किलोमीटर। ठीक है, इतना वो क्या नाम है इरिगेट करेगा। तो हेंस द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कैनाल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लैंडेड इरिगेटेड। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट उसी पैटर्न पे है जो अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे। तो वॉल्यूम ऑफ कैनाल कितना हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, और यहां से हम लोगों को वॉल्यूम मिल जाएगा, और फिर उसके बाद एरिया ऑफ द इरिगेटेड इन 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग रिक्वायर्ड। तो अगर 10 सेंटीमीटर की बात है, अच्छा यहाँ पे तुम लोग सोच रहे हो कि ये 5000 ये 50,000 कहां से आ गया ना, तो इसने क्या किया है, यहाँ पे देखो ये जो 50 किलोमीटर है ना इसको मीटर में चेंज कर दिया। 50 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दो तो कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। और वैसे ही इसने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया है, और फाइनल आंसर आ गया 0.1। और सॉल्व करने के बाद हम लोगों को मिल जाएगा 1620,000। पढ़ो एकदम बढ़िया से, यही है। ठीक है, कैलकुलेट करके कमेंट में बोलो वैल्यू कितनी है उसकी। चलो भैया देखो हम लोगों को मिल गया है यहाँ पे कि इतना ज्यादा इरिगेशन होगा इतने टाइम में। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सॉलिड इज इन अ फॉर्म ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंडर है, एक सॉलिड है, वो किसके फॉर्म में, सिलेंडर में, ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड। हेमिस्फेरिकल क्या होता है कि अगर किसी एक बॉल को आधा काट दो तो वो हेमिस्फेयर के फॉर्म में आ जाएगा, समझ, कटोरा। चलो एग्जैक्ट उसी फॉर्म में। देन द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर। जो सॉलिड की टोटल हाइट है वो 20 सेंटीमीटर है, एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर is 7 सेंटीमीटर। अगर सिलेंडर की जो डायमीटर 7 सेंटीमीटर तो हेमिस्फीयर की भी डायमीटर। फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द 22 सॉलिड्स। ओके, द एंड ऑफ द, अच्छा तो इसको हम लोगों को बताना है कि बाय सॉलिड्स मतलब अगर उसको डिवाइड करेंगे तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वही सीधे भैया इसका पूरा वॉल्यूम ही बताना हम लोगों को। तो इसका वॉल्यूम कैसे आएगा, ये हेमिस्फीयर का जो ये बड़ा वाला हेमिस्फीयर देखो, इसका एरिया और इसका एरिया ये दोनों मिला के एक हेमिस्फीयर बनेगा। तो एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ये बन जाएगा। और सॉलिड यहाँ देखो टोटल सर वॉल्यूम का कहां से आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ हेमिस्फीयर,
ठीक है। तो यहां से वॉल्यूम आ जाएगा इतना। और हम लोगों को आगे भी क्या पूछा है, फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ 22 सिलेंडर्स। चलो देखो आगे जो भी पूछा वो आई थिंक क्वेश्चन सही नहीं है, फाइनल आंसर यहीं तक है। और इसके बाद टोटल सरफेस एरिया भी इसने निकाल दिया है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, इसका सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के बाद 2 से इंटू कर दो और सिलेंडर का सरफेस एरिया निकाल दो और प्लस कर दो। देखो फाइनल आंसर आ जाएगा 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट। स्कूपिंग आउट मतलब क्या होता है, मतलब कि जब तुम लोग आइसक्रीम के शॉप पे जाते हो और फिर उनसे बोलते हो कि अंकल जी कोन वाली आइसक्रीम दे दीजिए विद एक्स्ट्रा, बहुत तेज हो रहा है, क्या कहते हैं उसको, हर्षिज वगैरह मिला के एकदम बढ़िया से, तो वो क्या करता है कि वो एक स्कूप रहता है चम्मच जैसा शेप, और उसको बढ़िया से डिप करता है उस आइसक्रीम के फॉर्म में और निकाल के आपके कोन के ऊपर रख देता है और एक बढ़िया सा बाउल जैसा बना देता है। तो वही स्कूप यहां से करना, वो समझ लो स्कूप आउट इसी को कहते हैं। ठीक है, तो एक वुडन आर्टिकल को स्कूप आउट किया गया हेमिस्फीयर के फॉर्म में विद एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर एज सोन इन फिगर। यहां फिगर दिया हुआ जैसे इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर है एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। भाई ये टोटल सरफेस एरिया कैसे अब निकलेगा इसका, देखो कैलकुलेशन तुम लोग करने लो, लॉजिक मैं बता दे रहा हूं। यहां ये जो हेमिस्फीयर है ना, इसका फॉर्मूला लगा दो टोटल रेडियस। देखो अगर जो सिलेंडर का रेडियस जितना दिया वही सेम रेडियस इस हेमिस्फीयर का होगा, तो जितना इसका टोटल सरफेस एरिया होगा उसका 2 से इंटू कर देना हेमिस्फीयर, और ये जो सिलेंडर वाला है इसके टॉप वाले को छोड़ने के बाद और डाउन वाले को छोड़ने के बाद, मतलब कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ये वाला एरिया ऑफ सर्कल और ये वाला एरिया ऑफ सर्कल का छोड़ के जो साइड में बच रहा है इसको, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लो। तो कैसे आएगा, देखो दोनों को ऐड कर देना बस। हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कैसे निकलता है, हेमिस्फीयर का हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कैसे निकलेगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 करना है, क्योंकि वहां पे 2 बार स्कूप आउट किया, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 347 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है वाटर इज पम्प्ड आउट थ्रू अ सर्कुलर पाइप। अच्छा, यहां पे एक सर्कुलर पाइप है और इसमें से वाटर पंप किया जा रहा है। ठीक है, हुज इंटरनल डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर, इंटरनल डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, if the rate of flow of water is 72 centimeter per second then how many liters of the water is pumped throughout the pipe in 1 hour। अगर 1 सेकेंड में इतना है तो 1 घंटे में कितना होगा, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड होते हैं, तो 1 घंटे में कितने सेकेंड हो जाएंगे 3600। ठीक है, तो 3600 से इसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देना। तो क्लियरली यहां से देखो, ये यहाँ पे लेंथ ऑफ द वाटर थ्रू द फ्लोइंग क्लोन इज 72 सेंटीमीटर था और रेडियस है 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा जिसकी रेडियस इतनी होगी और लेंथ इतनी होगी, तो पाई आर स्क्वायर एच। चलो देखो वही सिलेंडर वाला फॉर्मूला लगा दो वॉल्यूम का, और यहां से आंसर जो आएगा ये, इसको मल्टीप्लाई कर देना। देखो किससे मल्टीप्लाई कर देना है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग आउट इन 1 आवर। ठीक है, 1 घंटे में, और 1 घंटे में कितना 3600 सेकंड होता है, तो यहां से हम लोगों का आंसर मिल जाएगा 9979.2 लीटर्स। बहुत आसान क्वेश्चन था। और हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब कि वही हाफ ऑफ स्फीयर, उसको कहते हैं हेमिस्फीयर। द बेस ऑफ द ब्लॉक ऑफ क्यूब विद एज 6 सेंटीमीटर एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा भैया, हम लोग निकालेंगे इसको कुछ इस टाइप से। पहले तो इस पूरे का जो सरफेस एरिया है, ये क्यूब का सरफेस एरिया निकालने के बाद एक सरफेस एरिया सर्किल का, जो सर्किल का एक सरफेस एरिया आएगा उसको माइनस कर देंगे, और फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेंगे और सबको ऐड कर देंगे। तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लो, हाँ, और फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब निकालने के बाद उसमें से सर्किल का एरिया एक माइनस कर दो। देखो कैसे होगा, सरफेस एरिया ऑफ द डेकोरेटिव ब्लॉक इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो कि एक सर्किल का एरिया होगा, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। समझ गए, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला तुम लोग जानते ही हो,
6 इंटू एज का स्क्वायर और बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पाई आर स्क्वायर, वही सर्किल का स्क्वायर, सर्किल का एरिया, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, और सबकी वैल्यू पुट करने के बाद फाइनल आंसर तुम लोगों को मिल जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो भैया अगला क्वेश्चन क्या है 86 वाला, और 86 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट, इतना हाइट दिया हुआ है एक सॉलिड आयरन पोल की, हाँ, और बेस डायमीटर दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, ये जो अनदर है इसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट 200 सेंटीमीटर है, 220 सेंटीमीटर है, एंड द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ द पोल, इट इज गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन हैज 8 ग्राम। अच्छा, अगर वॉल्यूम जो टोटल मास बताना है इस पूरे आयरन पोल का, कुछ कुछ कैसा दिख रहा है, मम्मी का जो बेलन होता है वैसा दिख रहा है, जो जिससे मम्मी रोटी बनाती है, अगर नीचे एक और आ जाए तो, बट हम लोगों को नीचे वाला नहीं दिया है। तो भैया हम लोगों को बताना है कि इसका वॉल्यूम, सॉरी इसकी वेट कितना होगा। अगर इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो अगर 1 मीटर क्यूब के हिसाब से, 1 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से इसका जो टोटल ग्राम है वो 8 ग्राम है, तो इसका जो टोटल वॉल्यूम आएगा, लेट वो x कर लेते तो कितना होगा, x इंटू 8 ग्राम। तो भैया वॉल्यूम निकाल लेते, टोटल कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल कैसे निकलेगा, पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ द लार्जर सिलेंडर निकालेंगे, फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो भैया बस फॉर्मूले पे रख दो, सबका रेडियस हम लोग को पता है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो मेंशन करो रेडियस को और सॉल्व करो, फाइनल आंसर आ जाएगा इतना। और अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना ग्राम है तो इतने वाले में कितना ग्राम होगा, इतना ग्राम होगा, इतना उतना इतना उतना इतना उतना करके फाइनल आंसर निकाल दो, टीचर नंबर ही नहीं काटेगा तुम लोगों का। भैया इतना आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, और यही सब क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में इस बार देखना। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, क्वेश्चन नंबर 87। 2 कोन्स हैव देयर हाइट इन रेशियो, 2 कोन का रेशियो का हाइट है 1:3 और रेडियस का रेशियो 3:1, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो भैया इसके लिए आप लोगों को बेसिक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, कोन और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन, 2 इक्वेशन बनाएंगे, रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, हाइट का रेशियो दिया हुआ है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भैया, हम लोग जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर। किसका वॉल्यूम है, ये कोन का वॉल्यूम है। हाँ चलो भैया देखो, अच्छा दोनों कोन है, सिलेंडर नहीं, दोनों ही कोन है, तो V1/V2 कर दो, और जो रेडियस R1 और H1 रखे थे, पाई तो सेम ही रहेगा, और दोनों को वैल्यू पुट करो, और 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो फाइनल वॉल्यूम का रेशियो आएगा वो क्या होगा हम लोगों के सामने, ये देखो R1/R2 इंटू H1/H2, और यहां से हम लोगों को एक चीज पता था क्वेश्चन में, देखो ये R1/R2 H1/H2 1/3 है और R1/R2 3/1 है। ठीक है, तो यहां से वैल्यू पुट कर दो दोनों की, और हम लोगों को फाइनल वॉल्यूम का जो रेशियो मिल जाएगा वो 3:1 है। ओके, समझ गए। चलो भैया अगला क्वेश्चन है, आहा हम लोगों ने सॉल्व कर लिए यार, अभी तक ज्यादा से ज्यादा चैप्टर खत्म हो गए हम लोगों के। अब लास्ट के 2 यूनिट बचे हैं, एक है स्टैटिस्टिक्स और एक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो यार तुम लोगों की उंगलियों का खेल होगा, स्टैटिस्टिक्स समझने के लिए बस इतने क्वेश्चन लगा लो, सब कुछ कवर हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स आज जितना जो भी एग्जाम में आएगा। तो भैया हम लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, और क्वेश्चन नंबर 88 को देखो, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है इसमें, ध्यान से पढ़ो इसको। इसमें ना एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, ये x, और यही हम लोग को पता करना है। ऊपर एक क्लास मार्क दिया हुआ है, नीचे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी एक चीज गिवन है, ये देखो मीन हम लोगों का गिवन है कितना 31.4, और मीन का फॉर्मूला तुम लोग जानते हो क्या होता है, मीन कैसे निकलता है, मीन निकलता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्लास डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे लगा के हम लोग यहाँ से x की वैल्यू बता देंगे जो कि यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। देखो इसको, अब तुम लोगों को FIXI ये निकालने आता है ना, समेशन ऑफ FIXI कैसे होगा, समेशन मतलब कि इन सबका सम। ठीक है, और ये निकलेगा कैसे, यहाँ देखो लाइक ये क्लास और ये क्लास मार्क कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, तो यहाँ क्लास मार्क निकलते आ जाएगा। बिकॉज यहाँ पे अगर 2 इंटरवल दिया है तो इसका क्लास मार्क क्या होगा, इन दोनों का सम कर दो और 2 से डिवाइड कर दो तो क्लास मार्क आ जाएगा, या फिर इन दोनों का मिडिल टर्म। हाँ, तो यहाँ से क्लास मार्क कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे क्लास मार्क गिवन है सबका, इसका 15, इसका 5, इसका 15, 25, 35, 45, 55। हाँ, और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन थी हम लोगों की क्वेश्चन में, तो फ्रीक्वेंसी निकालने का तो कोई सवाल ही नहीं है, यहाँ पे बस हम लोग को मिसिंग फ्रीक्वेंसी x गिवन है।
अब एफ आई एक्स आई क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25, 15 इंटू एक्स 15x, और ऐसे ही सबका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, सारी फ्रीक्वेंसी का सम निकालने के बाद ये फ्रीक्वेंसी का सम है समेशन, और ये एफ आई एक्स आई है, ठीक है। चलो देखो मीन का फॉर्मूला लगा दिया, और मीन का फॉर्मूला जब लगाएगा तो यहाँ से हम लोग का एक x के साथ वेरिएबल मिल जाएगा, एक इक्वेशन बनाएगी जहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे x की वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, और क्वेश्चन नंबर 89 में हम लोग को क्या पता करना, देखो पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ो एक बार खुद से। मीन यहाँ पे द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, यहाँ पे भी मीन 18 दिया हुआ। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 19 12 वाली जो क्लास है, ये देखो 19 21 और 21 वाली, ये वाली जो क्लास है। तो यहाँ पे हम लोग को भी ये, अब उसमें x गिवन था, यहाँ पे f गिवन है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना, सेम उसी स्टेप्स को फॉलो करना जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, अभी इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किए थे, ठीक है। चलो भैया देखो क्या है, अब इसमें क्लास इंटरवल सबका गिवन है, वैसे ही हम लोग मिड वैल्यू, जो कि मैंने बोला ना इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दो तो मिड वैल्यू आ जाएगी, तो वैसे ही इन दोनों का मिड वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे भी ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी है, इसका सबका मिड वैल्यू निकालने के बाद फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे एफ दिया हुआ है, और सेम एकदम उसी एग्जैक्ट पैटर्न पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो इसको देख लेना तुम लोग, ठीक है। चलो भैया देखो यहाँ से वही सेम मीन वाले फॉर्मूले पे लगा दिया है। मीन वाला फॉर्मूला है एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा सॉरी समेशन, ठीक है, ये समेशन का सिंबल होता है। और फॉर्मूला जरूर लिख देना अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और स्टेप्स वगैरह ध्यान देना इस चीज का। और फाइनल आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी 8 सॉरी एफ की वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने यार देखो अगला क्वेश्चन अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 90, और हम लोगों ने यार देखो इससे पहले 90% पोर्शन कवर कर लिया क्वेश्चन का, तो अब आखिरी 10% वाला पोर्शन बचा है। तो अब जल्दी जल्दी हम लोग यार सबको बाइंड अप करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें क्या, फाइंड द मीडियन, मीडियन निकालना ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन डेटा, हाइट इन सेंटीमीटर, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अच्छा यहाँ पे दो कनेक्शन दिए हुए, स्टूडेंट्स का कनेक्शन उसके हाइट से है, तो कुछ स्टूडेंट है जिसकी लेस देन इतना है, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200, और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं जो कि हम लोग की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ये, हाँ, और ये क्लास मार्क है हम लोगों का। चलो देखो हाइट यहाँ पे 100 से 120, देखो हम लोग लेस देन लेंगे। अब यहाँ पे तुम लोग 0 भी ले सकते थे बट इट्स ओके, यहाँ पे लेस देन 100 से 120, बट 0 किसी का हाइट होगी नहीं, तो कम से कम 100 ऐसे सेंटीमीटर और हाइट, और ऐसे यहाँ से बना लो 120 से 140 अगली वाली क्लास मार्क, फिर 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, और 200 हम लोगों का लास्ट वाला टर्म था। इसमें देखो ध्यान दो, ये 200 वाला लास्ट टर्म है, लेस देन 200, और इससे आगे कुछ है नहीं। तो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में। क्लास फ्रीक्वेंसी, यहाँ देखो क्लास फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, ये CF कैसे निकलता है, 12 को 12, ये 12 प्लस 0 करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 12 को यहाँ 14 में लाओ, प्लस 12 कर दो, कितना आएगा, 36 आएगा। अब इस 36 को यहाँ पे ला दो, प्लस 36 कर दो, कितना आ जाएगा, 34 36 नहीं 26 है, सॉरी 26 होगा, ठीक है, 34 आ जाएगा। अब इस 34 को इसमें ऐड कर दो, 40 आ जाएगा। इस 40 को इसमें ऐड कर दो, 50 आ जाएगा, ठीक है। और टोटल हम लोगों के पास कितना है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी 50 है। और समेशन ऑफ CF नहीं निकालना है, CF यहाँ पे है क्लास फ्रीक्वेंसी, क्योंकि CF इसलिए निकालते हैं ना, जब हम लोग मीडियन का फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसमें CF निकालना जरूरी होता है। CF हम लोगों का लास्ट टाइम 50 आया था, यहाँ ध्यान दो, N50, ठीक है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। और मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन होता क्या, देखो पहले मीडियन को समझो। कुछ एक ऐसे ही कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, और मीडियन का मतलब होता है सबसे मिडिल वाला टर्म, उसी को मीडियन कहते हैं। मिडिल वाला टर्म कैसे निकलता है, n/2 टर्म, यहाँ पे n, ये देखो n है ना, जो कि एक 2 से डिविजिबल वाला टर्म है, इसको कह सकते हो तुम लोग एक इवन नंबर है, और इवन के लिए हम लोग मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 टर्म। और हम लोगों को क्लास फ्रीक्वेंसी कौन सी है जो हम लोगों की मिडिल टर्म पे आ रही है, 25th। अब इसमें 25th सर्च करो तो 25th देखो 12 से बड़ा है और 26 से छोटा है, तो हम लोग जस्ट इससे बड़ा, 25 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 26 है। तो 26 के सामने वाली क्लास फ्रीक्वेंसी कौन सी है, वो है 120 और 140 वाली, ठीक है। तो हाइट हम लोगों की क्या आ जाएगी, हाइट 120 और 140 वाली आ जाएगी। तो यहां से देखो, अब जरा ध्यान से दो, मीडियन L 120, हाँ, ये क्या है, यहां देखो ये 120 है, ये वाला टर्म, इसको L बोलेंगे, ठीक है। और फिर उसका देखो n/2 हम लोग पता कर लिए थे, 25 आया है, हाँ। और वैसे ही यहाँ पे 12 देखो क्या है, CF है, यहाँ देखो ये इसके जस्ट 26 से ऊपर वाला कौन सा टर्म है,
12 वाला, ठीक है, ठीक है। इसमें 26, अच्छा ये 26 आया क्यों? जब हम लोग 14 में 12 ऐड किए तभी 26 आया ना, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे इसका मतलब CF यहाँ पे 12 लेंगे हम लोग। और देखो हाइट 20 कैसे आ गया? इन दोनों का डिफरेंस कर दो, इन दोनों का डिफरेंस 20 आएगा। और फिर उसका डायरेक्ट सब कुछ फॉर्मूले पे फ्रीक्वेंसी 14 है। 14 फ्रीक्वेंसी कैसे आ गई? इस वाले क्लास टर्म का फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 14 ही थी ना, और इसी को कहते हैं, देखो हम लोग का सारा खेला इसी वाले क्लास इंटरवल में है, ये वाला जो है, तो इसी पे सब कुछ एकदम ध्यान देना है कि जो ये वाला आएगा n/2th टर्म, सब उसी पे परफॉर्म करेंगे आगे इक्वेशन, और उसी के साथ हम लोग का मीडियन की वैल्यू आ जाएगी 138.57। हो गया। चलो देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 91। क्या कह रहा है क्वेश्चन? उसमें हम लोगों के यहाँ पे कुछ डेली एक्सपेंडिचर ऑफ मिल्क दिया हुआ है और कुछ 30 हाउस होल्ड घर दिए हुए हैं। अब इसका एक टेबल सामने हम लोगों को दिख रहा है ये वाला। इस टेबल के अकॉर्डिंग देखो कुछ घर दिए हुए हैं 5, 6, 9, 7, 6, 4 ऐसे ही दिया हुआ है, और उन सबका क्लास इंटरवल दिया हुआ है उन सबके घरों का। और हम लोगों को फाइंड क्या करना है? हम लोगों को मोड फाइंड करना है। फाइंड द मोड ऑफ द एबव डाटा। मोड निकालने का फॉर्मूला तुम लोग जानते हो, और कैसे निकलेगा? इसमें हम लोगों को पहले मोड देखो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है इस टेबल की? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 9 के सामने वाली क्लास कौन सी है? 50, 90 वाली। तो यहां से हम लोगों को ये तो पता चल गया L, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? ये 50 नहीं होगा, यहाँ 60 होगा, ठीक है, ये चीज पकड़ो, 60 होगा। हाँ, यहाँ पे L कितना हो जाएगा? 60। हाँ, H कितना हो जाएगा? 30। कैसे 30? इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, वही हाइट होती है हम लोगों की। और इस जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग क्या कहते हैं? F1 कहते हैं। F1 क्या है? 9 है। वैसे ही F0 इसके राइट साइड वाली वैल्यू, और ये क्या नाम है, F2 इसके लेफ्ट साइड वाली वैल्यू। देखो क्या होगा, F2 कितना है हम लोगों के पास? F2 6 है, और F1 कितना है? 9 है, जो कि वही जो हम लोग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पकड़े, और F0 क्या है? उसकी लेफ्ट साइड वैल्यू। तो भैया देखो मोड निकालने का फॉर्मूला है यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, इसको कॉपी पे नोट कर लेना है, याद कर लेना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, मोड वाला आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलो देखो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखो, हम लोगों की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 9 थी, F1 की वैल्यू रख दो, F0 की वैल्यू रख दो, F2 की वैल्यू रख दो। ऐसी पूरी वैल्यू रखने के बाद फाइनल मोड का जो आंसर आ जाएगा वो 75 आएगा। ठीक है भैया, समझ गए कितना आसान क्वेश्चन था ये। अब भैया अपना अगला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है, पढ़ो इसको। इन क्लास टेस्ट मार्क ऑब्टेन बाय 120 स्टूडेंट। अच्छा 120 स्टूडेंट कुछ यहाँ पे नंबर पा रहे हैं, हाँ, जिसमें कि फाइंड द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज गिवन दैट मीन इज 59। अच्छा मीन ऑलरेडी गिवन है, मीन दिया हुआ है क्वेश्चन में। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स एंड वाई। अब ये कुछ सिमिलर सा लग रहा है जो हम लोग एक थोड़ी देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन में लगाए थे। अब इसमें जब उसमें क्या था, बस एक वेरिएबल था, यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए। कैसे सॉल्व होगा? ज्यादा इसमें घबराने वाली बात नहीं है। चलो टेबल देखो, क्लास मार्क दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में ऑलरेडी वहां टेबल के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो उस टेबल को जस्ट उतार लो और उसका समेशन कर दो। समेशन करोगे तो कितना आएगा? 90 + x + y, सबको ऐड करने के बाद, ठीक है। और यहां पे xi क्या है? xi होता है इन दोनों का सम, और 2 से डिवाइड कर दो, तो 0 + 10/2 कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इसके सामने वाला देखो जस्ट कितना है? 5 ही है, ये देखो ये 5 है। वैसे ही सबका निकाल लो, इसका भी 15 आएगा, यहाँ देखो ये 15 आएगा, इन दोनों का सम 25। ऐसे ही करके xi निकाल लो। xi निकालने का यूज क्या होता है? जब हम लोग di पता करते हैं, और di का यूज होता है फॉर्मूले में, ठीक है। और di निकलता कैसे है? ये निकलता है xi माइनस, और यहाँ 55 क्या है? इस चीज को पकड़ रहे हो तुम लोग, यहाँ 55 है ना, ये जो x है ये वेरिएबल, इसके सामने हम लोगों का जो हम लोगों ने लिया है एक, इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक को पकड़ लो। तो मैंने x को पकड़ लिया, ठीक है, 50, 60 क्लास वाली, और उसके सामने जो a है, a मतलब यही इसके जस्ट सामने वाली xi की वैल्यू 55 आ रही है, तो यही मैंने इसको पकड़ लिया, यहाँ पे 55 है। और अपॉन 10 क्या है भैया? 10 इन दोनों का ये देखो इन दोनों का डिफरेंस है 10। ये सभी क्लास का डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, यही डिफरेंस है। तो यहाँ से di की वैल्यू सबको पुट करो। पहले एक बार क्या रखोगे यहाँ पे xi, पहले 5 रखोगे, जब 5 रखोगे तो -5 आएगा, 15 रखोगे तो -4 आएगा, 25 रखोगे तो -3 आएगा। ऐसे करोगे एक टाइम 0 आ जाएगा, फिर पॉजिटिव में वैल्यू शुरू हो जाएगी। सेम वही, जितना तुम लोग नीचे से चले हो, ऊपर से नीचे आए हो, वैसे ही नीचे से उतना ऊपर जाना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो FIDI क्या है? ये इसका मल्टीप्लीकेशन और इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो, 1 × -5 -5, 3 × -4 -12, ऐसे ही पूरा निकाल लो। निकालने के बाद समेशन इसका कर दो,
इसका जब समेशन करोगे मतलब कि इन सबको सम करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखो कुछ इस निगेटिव वाली वैल्यू का सम -73, पॉजिटिव वाली वैल्यू का सम है 117 प्लस 4y दिया है। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ fi/di, इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी 44 प्लस 4y। ठीक है, तो ऐसे ही निकालने के बाद सीधे हम लोग मीन वाले फॉर्मूले पे रख देंगे, और मीन वाला फॉर्मूला है अपन का ये। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये इसका समेशन दिया हुआ था गिवन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का समेशन 120 दिया हुआ है। तो हम लोगों को यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी, कितना 120, इन सबको ऐड करने पे 120 आएगा, और फिर उसके बाद डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूले पे रखेंगे पूरी वैल्यू को, और एक और इक्वेशन जो इक्वेशन 1 था जहां पे 120 वैल्यू थी, ठीक है, तो उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू आ जाएगी 30 - 1, और यहां से x और y दोनों की वैल्यू निकल जाएगी, जो कि हम लोग को पता करना था। समझ गए? वीडियो को पॉज करके समझ लेना एक बार, और हम लोग अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 93 वाला। अब देखो इसमें क्या पता करना है। मेडिकल चेकअप के लिए 35 स्टूडेंट है क्लास में, देयर वेट और रिकॉर्डेड एज फॉलोइंग। तो देखो यहाँ लेस देन 38 है, लेस देन 40 है, 42 है। अब इसको कैसे, अगर एक चार्ट बनाओगे, अगर एक टेबल बनाओगे तो कैसे लिखोगे इसको, देखो ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब यहां पे लेस देन 30 है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 से 38, 38 से 40, और ऐसे ही करते करते पूरा टेबल बना दो। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे 0 से 38, 38 से 40, 40 से 42, ऐसे ही करो। और नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे देखो कुछ फ्रीक्वेंसी दिया हो। अब अगर यहाँ लेस देन 30, लेस देन 40, तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो डिसाइड नहीं है, क्योंकि लेस देन 40 की फ्रीक्वेंसी 3 है। तो अगर मैं एक इंटरवल बना दूं कि 38 से 40 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो वो होगी 30 - 0, जो पहली वाली फ्रीक्वेंसी थी उससे उसको माइनस कर दो। मतलब कि अगर इसका फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो उसका 3 - 5 कर दोगे, मतलब वही 5 - 3 कर दोगे तो 2 आ जाएगा, तो सबकी फ्रीक्वेंसी यहां से निकल जाएगी। अब जब तुम लोगों को पता चल चुका है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, क्लास मार्क क्या है, तो तुम लोग निकाल लोगे यहां से मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पे फॉर्मूला रख दो, एल की, एच की, F1, F0, F2 सबकी वैल्यू निकाल लो। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है, इसमें ये देखो यहाँ पे किसकी दिख रही है तुम लोगों को, 5 वाली। तो यहां से देखो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, F0 की वैल्यू 5 आ जाएगी, F1 14 है, F1 ये देखो 14 हाईएस्ट क्लास वाली फ्रीक्वेंसी है ये। तो सारा जो भी परफॉर्मेंस होगा सब इसी के ऊपर बेस्ड होगा, इसी 46 और 48 वाली क्लास के ऊपर। इसके ऊपर वाला, इसके नीचे वाला देख लो 5 और 4, जो कि हम लोगों का F0 और F2, ठीक है, 5 और 4 F0 और F2, और डायरेक्ट फॉर्मूले पर रख दोगे तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी हम लोगों की मोड वाली क्लास 46.95 वेरीफाइड। ठीक है, तो भैया कितना आसान था फ्रीक्वेंसी, ये स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर। और जितना इसमें क्वेश्चन है बस उतना कर लो, फिर उसका पूरी टेंशन खत्म हो जाएगी कि यार स्टैटिस्टिक्स तो हम लोगों ने कवर ही नहीं किया, बस इतना कर लो सब कवर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पे, प्रोबेबिलिटी। और ये सबसे आसान चैप्टर है पूरे क्लास 10th की मैथमेटिक्स का। कैसे आसान है, इस पे मजा आता लगाने में। कंट्रोल कंट्रोल। भाई अगर एक कॉइन को टॉस किए तो उसकी प्रोबेबिलिटी हेड की कितनी है, टेल की कितनी है, कितना मजा आती थी लगाने में। तो बस वही करना आज भी। और इसके लिए देखो मैं जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करना चाह रहा हूं, तो तुम लोग क्वेश्चन को पढ़ो, खुद ट्राई करो, और मैं बस ओरल समझा दे रहा हूं जल्दी जल्दी। देखो यहाँ पे 2 डाइस दिया हुआ है, और उन दोनों को साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ टॉस किया गया, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ साइड, और द सम ऑफ 2 नंबर्स ऑन मोर देन 9। अच्छा, 2 नंबर का सम मोर देन 9 कब हो सकता है, और अगर 2 डाइस को टॉस कर रहे हो, मतलब कि या तो 4 + 4 होगा, हाँ, तो सारा खेल यहीं 4 से शुरू होगा, या तो 5 + 4 होगा, ऐसे ही मतलब 9 हो जाएगा। तो पहले हम लोग इसको ए वाली वैल्यू निकालते हैं, इवन नंबर। अब यहां देखो पहले तो हम लोग आउटकम निकालते हैं। 2 डाइस को अगर टॉस करेंगे तो कितना आउटकम आएगा, 2 2 2 4 2 6 4 2 4 4 4 6 6 2 6 2 6 4 6 6। अभी इसमें एक चीज नोटिस किए, जितना भी आउटकम आ रहा है सब इवन वाला है। देखो 2 इस डाइस पे भी 2 है, इस डाइस पे भी 2 है, इस पे भी 2 है, इस पे 4 है, इस पे 2, इस पे 6, इस पे 4, इस पे 2, मतलब कि ये सारा इवन आउटकम आ रहा है। और टोटल आउटकम कितना है 36। 36 कहां से आया, एक डाइस में टोटल कितने आउटकम आ सकते हैं 6, और हम लोग इसको टॉस कितने बार किए हैं 2 बार, तो 6 की पावर 2 = 36। मतलब कि जो भी यहां पे 6 की पावर n कर दोगे तो यहां से हम लोगों का आउटकम आ जाएगा। n क्या है, कितने बार तुम लोग टॉस किए हो। ठीक है, तो क्लास 10th की मैथमेटिक्स में ज्यादा से ज्यादा 2 ही बार टॉस करने के लिए बोलेगा ही, तुम लोगों को ज्यादा टॉस करने की जरूरत भी नहीं है।
तो चलो इवन वाला आउटकम कितना आ जाएगा हम लोगों के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन सब का आउटकम कितना है, 10 है टोटल, ठीक है 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एन यहाँ पे 9 दिया हुआ है, आई थिंक कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा, 2 2 6 6। यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, एन इवन नंबर ऑन द बोथ डाइस। चलो इसको एक बार देख लेना तुम लोग, ठीक है, और मैं तब तक बी वाला सॉल्व करता हूं कि टोटल जिसका मतलब कि आउटकम सम 9 से ज्यादा होना चाहिए। तो देखो 3 6 4 5 5 4 6 3, तो एन टोटल कितना है, 4 है। देखो 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना आ रहा है, 4। पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम 4 है, ये मतलब पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम है, हाँ। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हम लोगों के पास 36 है, तो प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगी, 1/9 आ जाएगी। सिंस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि यहां पे एक चीज ध्यान दो, इज मोर देन 2। अच्छा ये कुछ एक्सेस चीजें दिया हुआ है तो हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं है, यहां फाइनल आंसर वाइंड अप होता है इसका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है। यहां पे कह रहा है ना कि 3 कॉइन को टॉस किया गया है और फिर प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है एटलीस्ट 2 हेड और एटमोस्ट 2 हेड। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट में बहुत डिफरेंस होता है, इस चीज को ध्यान रखना। बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लोग 2 ही हेड की और 2 हेड की 2 बार प्रोबेबिलिटी सेम निकाल कर बैठ जाते हैं, बट नहीं करना ऐसा। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है, KSK कम से कम, और एटमोस्ट का होता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो चलो देखो पॉसिबल आउटकम कितना होगा अपने पास, वही देख लेना एक बार, पॉसिबल आउटकम निकाल के 3 कॉइन को टॉस करना, बार बार पॉसिबल आउटकम नोट कर लेना। और टोटल पॉसिबल आउटकम हम लोगों के पास 8 है, और फेवरेबल आउटकम हम लोगों के कितने हैं। अगर एटलीस्ट 2 हेड की बात करूं तो कम से कम 2 हेड होने ही चाहिए उस आउटकम में। तो ऐसे कितने आउटकम है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड और हेड हेड हेड। तो इतना कितना आ जाएगा फेवरेबल आउटकम, 4 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/8, दैट इज 1/2। और अगला पूछ रहा था कि यार एटमोस्ट 2 हेड, इस चीज पे ध्यान रखना है, एटमोस्ट और एटलीस्ट का बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो एटमोस्ट का मतलब कि हाँ भैया ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, कम से कम कुछ ना हो तो भी चलेगा। तो ऐसे कितनी प्रोबेबिलिटी है, सिर्फ हेड 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 को छोड़ के, जो 3 बार हेड आया उसको छोड़ के बाकी सारी प्रोबेबिलिटी होंगी। तो देखो कितनी है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड और टेल टेल टेल। तो भैया हमारे पास टोटल 7 है। अगर मैंने हेड 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 को हटा दिया, मतलब कि कम से कम 3 नहीं होनी चाहिए, हाँ समझ गए, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकती हैं, चलेगा उतना। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 7/8 हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 96 देखो, क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम बिटवीन 1 से 100 के बीच में एक इंटीजर चूज किया गया है, डिविजिबल बाई 8। तो ऐसे कितने आउटकम है जो कि 8 से डिविजिबल है। तो चलो इसको देखो, और एक और पूछ रहा है डिविजिबल नॉट बाई 8। तो देखो अब इसमें एक लॉजिक मैं तुम लोग को समझा दे रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बहुत अच्छे से काम आएगा। जो 8 की प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है, उसी को 1 से माइनस कर देना, तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाले का आंसर, नॉट डिविजिबल बाई 8, ठीक है। क्योंकि 2 प्रोबेबिलिटी की सम, एक होना और ना होने का सम कितना होता है, 1 होता है, समझ गए। चलो देखो भैया यहाँ पे अगर ध्यान से पढ़ो तो नंबर ऑफ इंटीजर 1 से 100 के बीच में कितना हो जाएगा, 2 4 5 ऐसे लेके 99 तक, ठीक है। तो 1 से और 100 के बीच में बोला है, 1 और 100 को इंक्लूड नहीं करना है। एक चीज ध्यान रखना इस चीज को, यहां पे 1 और 100 को इंक्लूड ना करते हुए 2 से गिनती शुरू करना और 99 तक जाना। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, वही टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो यू कैन इजिली से टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 98। नाउ डिविजिबल बाई 8 ऐसे कितने होंगे, 8 16 24 32 40। अब इसको कैसे तुम लोग फाइंड करोगे, इसको फाइंड करोगे तुम लोग एपी लगा के, एपी लगा देना, 8 16 24 32 डॉट 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 करके 96। तो हम लोगों के पास यहाँ पे ए एन की वैल्यू आ गई, और हम लोगों को बताना क्या है, एन की वैल्यू। ए की वैल्यू पता है, कॉमन डिफरेंस 8 है, तो बस एन की वैल्यू निकाल लेना किस फॉर्मूले पे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी, ए एन की वैल्यू 96 है, ए की वैल्यू कितनी है, 8 है, कॉमन डिफरेंस भी कितना है, 8 है, निकाल लोगे ये n की वैल्यू, तो वहां से n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आएगी 12, समझ गए। तो भैया देखो अब आगे क्या करना है, अगर n की वैल्यू 12 आ गई तो बस प्रोबेबिलिटी निकाल देना है, 12/98 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6/8।
तो यहाँ पे जैसे मैंने एक लॉजिक बताया था ना कि पी नॉट मतलब कि प्रोबेबिलिटी का ना होना कितना होता है, 1 से माइनस कर दो जो कि होता है जितना, तो बस यहां से हम लोगों को पता चल जाएगी 43/49। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 97 को पढ़ो क्या कह रहा है। पीटर थ्रोज, एक लड़का है पीटर नाम का, उसने एक डाइस थ्रो किया। पीटर थ्रोज 2 डाइस, 2 डिफरेंट डाइस। अच्छा 2 डिफरेंट डाइस थ्रो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड। रैना थ्रोज अ डाइस एंड स्क्वायर द नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड। हु हैज द बेटर चांस टू गेट द नंबर 25। अच्छा हम लोगों को बताना है कि यार अगर जो पीटर है ना उसने जब बॉल थ्रो किया तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन आ रहा और रैना ने जितना थ्रो किया और स्क्वायर कर दिया, तो ऐसे कितने नंबर आएंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी, इन दोनों में से किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 25 आ जाए। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले हम लोगों को पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम निकालना है। पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, देखो एक बार तो 2 बार इसने डाइस को थ्रो किया, 2 बार, कितना 36 आउटकम आएगा। तो टोटल काउंट करना, देख लेना इसमें 36 आउटकम है टोटल, और फिर तेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम देखो 36 आए, ठीक है। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा भैया, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 25 कब आएगा, जब या तो वो 2 नंबर 5-5 हो, तो डाइस हैज इक्वल 25 दैट इज इक्वल टू 5-5। तो पहले वाले केस में जब पीटर ने थ्रो किया तो उस केस पे कितना आ रहा है नंबर ऑफ आउटकम, पॉसिबल नंबर ऑफ फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम 1 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/36। प्रोबेबिलिटी बहुत कम लग रही है। टोटल नंबर ऑफ द आउटकम देखो, अब दूसरे यहाँ पे दूसरे में देखो तो रैना जब बॉल थ्रो कर रहा है, रैना, तो उसमें जब आउटकम आ रहा है टोटल नंबर ऑफ आउटकम वो 6 है। कैसे 6 है, 1 2 3 4 5 6। देखो उसने एक ही डाइस को थ्रो किया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा 6। तो रैना थ्रोज डाइस एंड स्क्वायर द नंबर, उसने बॉल फेंका और स्क्वायर कर दिया। तो उसमें क्या है, उसने अब 25 का स्क्वायर कब आएगा, या तो जब उस डाइस पे 5 आ जाए, क्योंकि उसने स्क्वायर कर दिया तभी तो 25 आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर हो नहीं सकता 6, ऐसे मतलब समझ गए। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा 1। तो इसमें भी प्रोबेबिलिटी 1/6 आ जाएगी। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी जो रहना और इसकी प्रोबेबिलिटी है, तो बेटर नंबर ऑफ चांस, यहां पे देखो लक वाली बात है, तो प्रोबेबिलिटी तो दोनों की सेम आ रही है। यहां देखो, यहां फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम दोनों का सेम आ रहा है, बट प्रोबेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी। अगर 1 और 36 का रेशियो देखें और 1 और 6 का रेशियो देखें तो किसका रेशियो बड़ा होगा, 1 और 6 का रेशियो बड़ा होगा। तो रैना के पास ज्यादा अच्छा चांस है 25 लाने का। समझ गए। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ द कार्ड। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से, और ये अक्सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। समझ गए। तो इस चीज को थोड़ी ध्यान से समझना कि इसमें पता क्या करना आप लोगों के पास। एक वेल शफल्ड पैक में कितने नंबर ऑफ कार्ड होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। यहां देखो, यहां पे 52 कार्ड्स होते हैं। अब इसमें अगर हम लोग को पता करना कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड ऑफ स्पेड और एस कितना, टोटल नंबर ऑफ स्पेड कितने होते हैं 13 होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ एस कितने होते हैं, एस मतलब 4। कैसे हम लोगों के पास, अगर यहां पे एक चीज ध्यान दो, 52 का जो सेट होता है, 52 कार्ड का सेट अगर अगले 2 सेट में डिवाइड होता है, ठीक है, और ये दो भी अगले 4 2 सेट में डिवाइड हो जाते हैं। ये एक ट्री शेप बन रहा है, ठीक है। तो एस, एक इसमें एस होगा, एक इसमें एस होगा, एक इसमें होगा और एक इसमें होगा, तो टोटल नंबर ऑफ एस कितने हो जाएंगे 13। ठीक है, समझ गए। तो देखो भैया, नंबर ऑफ एस और स्पेड कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी एस और स्पेड की 13/52 प्लस 4/52। देखो यहाँ पे एक बार 13 और 52 का कर लो, एक बार इसका कर लो, तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/3। और ये 1/52 माइनस क्यों किए हैं, एस और स्पेड को यहाँ ध्यान दो, नंबर ऑफ कार्ड ऑफ स्पेस, अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस। तो नंबर ऑफ एस और स्पेड का मतलब कि एक होते हैं ऐसे टोटल कार्ड जो कि एक होंगे, ठीक है, एस और स्पेड को मिला के। तो हम लोग एक इसको माइनस भी करेंगे ना एक प्रोबेबिलिटी को, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 4/3। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, ब्लैक किंग। भैया ब्लैक किंग हम लोगों के पास 2 होंगे, ये 2 सेट जो होंगे ना, ये ब्लैक का सेट होगा और ये जो 2 सेट होंगे वो रेड का सेट होगा, ये ब्लैक का होगा। तो किंग हम लोगों के पास 2 कितने हो जाएंगे, 2, ब्लैक किंग 2 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/26, मतलब 2/52 1/26। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है नाइदर अ जैक नॉर अ किंग, ना तो वो जैक हो ना ही वो किंग हो। तो टोटल नंबर ऑफ जैक कितने होते हैं 4, और टोटल नंबर ऑफ किंग कितने होते हैं 4। समझ गए। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा 8,
और हम लोगों को बताना कि ये नहीं है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर ना वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो 1 में से माइनस कर दो जितनी पॉसिबल प्रोबेबिलिटी आ सकती है। तो पॉसिबल प्रोबेबिलिटी हम लोगों के पास कितनी होगी 8/52। 8/52 तो ये देखो 8/52 किया और 1 में से माइनस कर दिया तो फाइनल आंसर आ गया 11/13। समझ गए। अगर ना की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो कि वो उतना नहीं होगा तो उस प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस कर दो जितनी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल हो सकती है। समझ गए। चलो भैया अगला देखो क्वेश्चन नंबर उसी क्वेश्चन का डी वाला पार्ट, आइदर अ किंग और अ क्वीन। हाँ भाई राजा रानी वाली बात है, किंग या तो क्वीन। देखो टोटल नंबर ऑफ किंग 4 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वीन भी 4 होती हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ किंग 4, टोटल नंबर ऑफ क्वीन 4 और किंग 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भैया, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद 52 से डिवाइड कर दो, देखो 2/13 आ जाएगा। यही हम लोग की प्रोबेबिलिटी है 2/13। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 99% हम लोगों ने स्वाहा कर लिया है और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और बचेगा। तो इस क्वेश्चन को देखो सेम एग्जैक्ट उसी पैटर्न पे बेस्ड है, समझ गए भाई, कार्ड वाले पैटर्न पे। तो इस क्वेश्चन को रीड करो और उसको खुद ट्राई करना, ठीक है। मैं बढ़ता हूं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का केस स्टडी वाला क्वेश्चन। तो यहां पे 2 लड़के हैं, एक राहुल जी हैं और एक रवि जी हैं। दोनों ने क्या प्लान किया है, प्ले अ बिजनेस बोर्ड गेम इन विच दे सपोज्ड टू यूज 2 डाइस। अच्छा 1 डाइस और 2 डाइस, 2 डाइस यूज करने का सोचा है, ठीक है। तुम लोग यार बहुत गलत दिमाग के आदमी हो, इसको इरेज कर देता हूं। चलो देखो, रवि गॉट फर्स्ट चांस टू रोल द डाइस, what is the probability that he got the sum of 2 numbers appear on the top of face dice is 8। अब 8 कब आएगा, जब दो डाइस को ऐड करने पे 8 कब आ सकता है, या तो वो 2-6 हो, या तो वो 4-4 हो, या तो वो 6-2 हो, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है इसकी। नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इतना हो जाएगा जिनका सम 8 होगा। कैसे पता करो, देखो 2 6 और 4 4 5 3, यहां से 3 आ गया, अब एक बचा है 6 2 और एक हो जाएगा 3 5। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहां से हम लोगों को पता चल जाएगा कि जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी 5/36। समझ गए, क्योंकि पॉसिबल आउटकम कितना होगा, मैंने बोला ना 6 की पावर n, और यहाँ पे n मतलब 2 बार उसको टॉस किया गया तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा 36 और फेवरेबल 5 है, तो प्रोबेबिलिटी 5/6 आ जाएगी। समझ गए भैया। अगला देखो क्या है, राहुल गॉट नेक्स्ट चांस। अच्छा राहुल, अगला चांस राहुल को मिला है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ 2 नंबर अपीयरिंग द टॉप ऑफ फेस डाइस इज 13। सेम एग्जैक्ट इसी पैटर्न पे बेस्ड है, बस अब इसमें 13 सम कब आएगा, कभी नहीं आ सकता, क्योंकि मैक्सिमम कितना होता है हम लोगों के पास 6 ही तो होते हैं। अगर उसने दोनों भी ऐड कर दिया 6 मतलब दोनों डाइस को 6 बार ऐड कर दिया तो भी 12 ही बनेगा, 13 तो बन ही नहीं सकता। तो इसकी किस्मत बहुत खराब है और इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी। देखो और अगला क्वेश्चन हम लोगों को, नाउ इट वाज रवि's टर्न। फिर से रवि की चांस आ गई। ही रोल्ड द डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ 2 नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ फेस इज 12। तो ऐसा कब पॉसिबल है, या तो 6 और 6 ही, मतलब कि ऐसा एक ही चांस पे पॉसिबल हो सकता है जब दोनों पे 6 आए, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36। देखो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी, लेस देन, एक मिनट यहां क्वेश्चन में क्या बोला है, अपीयर ऑन द टॉप ऑफ फेस इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो ऐसा कब होगा यार, ऐसा तो 36 बार ही हो सकता है। देखो प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज लेस देन और इक्वल टू 12, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी 36/36। देखो अगर उसने प्रोबेबिलिटी या तो 12 आ जाए या तो उससे कम भी चलेगा। तो 12 कब आएगा, जब दोनों पे 6 होगा, और इससे कम कितना होगा, चाहे जो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो पूरी प्रोबेबिलिटी आउटकम की 36 आ जाएगी, तो वैसी प्रोबेबिलिटी हम लोगों की 1 आ जाएगी, ठीक है। अब इस पूरे सीरीज का लास्ट क्वेश्चन सी वाला, इसी केस स्टडी का। देखो सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राहुल गॉट द नेक्स्ट चांस। अब राहुल के अगली चांस है और उसने पूछा है ना कि ऐसी कौन सी प्रोबेबिलिटी जब 2 टॉप फेसेस पे कुछ ऐसे नंबर आए जिनका सम जो है 7 के बराबर आए। तो ऐसे कितने प्रोबेबिलिटी आएंगी, ऐसी प्रोबेबिलिटी होगी, देखो या तो वो 1 और 6 हो, या फिर 2 5 हो, या फिर ऐसे ही 5 2 हो, और करते करते ऐसे फाइंड करो कितने हैं। तो ऐसे टोटल 6 आएंगे, ठीक है। तो जब 6 आएंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल 6 है और टोटल 36 है, और आंसर आ जाएगा 1/6। और भाई ये लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ तुम लोगों ने कवर कर लिया है मैथ्स के टॉप 100 क्वेश्चंस को, और मैथ को कर दिया है स्वाहा।
अब एग्जाम में जाना है और एग्जाम के पेपर को फोड़ के आना है, जला देना एकदम पेपर पूरा, ठीक है। और अब तुम लोग के पास जो भी टाइम बचा है थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म की लिंक है, तो करना क्या है, एग्जामिनेशन दे के आना है और उसके बाद एक 4 रिएक्शन अपने एक्सपीरियंसेस शेयर जरूर करना, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, बढ़िया से पेपर देके आओ। इसी के साथ हमने खत्म किया पार्ट 1 पार्ट 2 मिला करके टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और आई कैन बेट यहां से क्वेश्चंस उठेंगे जैसे बाकी सारे पेपर्स में ऑलरेडी आ चुके हैं उठ के। तो अब करना क्या है, सही तरीके से सारे क्वेश्चंस को आई होप तुमने रिकॉल कर लिया होगा। प्रैक्टिस के लिए चले जाओ अपने पढ़ लेक्चर ऐप पे, जहां तुम्हें फ्री नोट्स, फ्री वर्कशीट्स, फ्री क्विज, जो टाइम बेस्ड क्विज है, और तो और फ्री सैंपल पेपर्स क्यूरेटेड बाय एक्सपर्ट्स विद डिटेल्ड आंसर मिल जाएंगे। लव यू ऑल। नोटिफिकेशन शेयर देंगे अगली कोई वीडियो मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फिर करना क्या है, अबे जाना, जा पढ़ ले।